ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नोट लिखवा रहे हैं आपको। मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, जाकर पीछे देखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने कराया था, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले सुन लीजिए, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ये कराया था मैंने क्वेश्चन, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, और 0 था जब एक्स इक्वल टू 0 हो। याद आया? मैंने कराया था ये क्वेश्चन। यस सर। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था कि पूरे आर में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इसको जनरलाइज करके लिखवा देते हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में एक बार आ चुका है, एक दो बार, जैसे सेट के एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, या CSIR में भी आ चुका है कि आप इसका जनरल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पावर 2 है ना, तो क्या आप इसको जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं? तो एक बात बताइए, जब आप लिमिट वगैरह निकाल रहे थे, इसको पता कैसे आपने किया था? आपने बोला था कि x 0 जब नहीं है तब तो बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये साइन फंक्शन, ठीक है, आपको पता है कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा, दो दो डिफरेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होता है। वहां से सारा आप गेम खेल गए थे। 0 पे प्रॉब्लम आ रही थी, हमने कहा था 0 पे चूंकि फंक्शन अनडिफाइंड वाली सिचुएशन फेस कर रहा है, तो एक काम करिए कि 0 पे आप बेसिक मेथड लगा दीजिए। कौन सा? डेफिनेशन है ना, क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। याद आ रहा है? तो हमने करा था एक्स स्क्वायर साइन, ये सब मैंने कल कराया था, माइनस एफ जीरो यानी 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा पता है? x से x कैंसिल हो गया था, ठीक है ना, और x टेंड्स टू 0 पे इसने बोला कि मेरी वैल्यू तो फाइनाइट है, 0 से -1 से 1 के बीच में, लेकिन क्या है वी कैन नॉट से। बट इसने बोला कि मेरे पास x है और x टेंड्स टू 0 है, ये 0 मल्टीप्लाई करके -1 से 1 की किसी भी वैल्यू को क्या करेगा, वो 0 पे पहुंचा देगा। इसलिए लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही थी, ओके, इसलिए डिफरेंशियबिलिटी हो जा रहा था। याद आ रहा है ये बात? तो हमने कहा कि ये x जब तक रहेगा आपके पास न्यूमरेटर में, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिमिट के एग्जिस्टेंस में, ठीक है ना, जब तक x रहेगा। तो पता है ये x कब तक रहेगा? अगर यहाँ पे पावर 2 है तो भी रहेगा x, क्योंकि एक ही x नीचे है, उससे x कैंसिल हो जाएगा। अगर पावर 3 होता तो भी यहाँ पे 3 होता पावर, यहाँ पे पावर 3 हो जाता, तब फिर x से x कटता, एक्स स्क्वायर बचता, तब भी x टेंड्स टू 0 पे एक्स स्क्वायर 0 हो जाता। 0 इंटू एनी वैल्यू बिटवीन -1 to 1 क्या करता? 0 हो जाता। यानी अगर 1 डिग्री से बड़ा, अगर ये 1.5 भी होता ना, यहाँ पे अगर पावर में 1.5 भी होता ना, ये मान लीजिए 1.5 होता, तो क्या करते आप? कहते x से x कैंसिल हो गया, 0.5 बचा, है ना, x की पावर 0.5 बच जाता। तो 0.5 भी तो एक पॉजिटिव पावर है ना। इसका मतलब क्या हुआ? x न्यूमरेटर में रहेगा, x की पावर 0.5 मतलब हाफ, ठीक है। तो x टेंड्स टू 0 पे क्या हो जाएगा? ये 0 की पावर हाफ 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अभी भी 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू 0 कर देगा लिमिट। यानी अगर 1 पावर से बड़ी कुछ भी यहाँ पर रख दीजिए आप पावर x के ऊपर, अल्फा, जहां अल्फा को आप ग्रेटर देन 1 कर दीजिए, तो हमेशा एक x बच ही जाएगा मेरे पास, जो कि पॉजिटिव पावर का होगा, और वो लिमिट को 0 पहुंचा देगा। ये बात समझ पाए क्या आप? ठीक है, क्या ये बात आप समझ पाए? मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा कल की मैंने क्लास में आपको ये फॉर्मूला कराया, पीछे देखिए जाके क्वेश्चन आप लोग, मैंने ये कराया था एक्स स्क्वायर साइन एक्स 1/x माइनस 0 अपॉन, ये मैंने कराया था x माइनस 0, ठीक है, कराया था ना। बताइए ये लिमिट क्या आ रही थी? आप कह रहे थे -0 का तो कोई मतलब नहीं, इसको मिटा दो, ये भी मिटा दो, ठीक है। बोलिएगा किसी को दिक्कत हो रही है तो। मैंने कहा इस x को आप कैंसिल कर दे रहे हो x से, ये x, ठीक है। तो न्यूमरेटर में x बच जा रहा है ना, और x टेंड्स टू 0 है। 0 इंटू ये क्या हो रहा है पता है? साइन इन्फिनिटी है, 1/x टेंड्स टू 0, साइन इन्फिनिटी आएगा, चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी चाहे नेगेटिव, मतलब माइनस इन्फिनिटी चाहे प्लस इन्फिनिटी, उससे क्या फर्क पड़ता है? साइन इन्फिनिटी की वैल्यू या माइनस इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है? -1 के 1 के बीच में कुछ भी होती है, क्या होती है एग्जैक्टली यू कैन नॉट से, है ना। लेकिन बगल में 0 है, x की पावर बची रहने की वजह से, तो ये 0 इंटू फाइनाइट क्या होता है? 0 करते, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। यानी अगर x की पावर बचा रहे न्यूमरेटर में, तो हमें हमेशा लिमिट एग्जिस्टेंस मिल जाएगा, यानी डिफरेंशियबिलिटी 0 पे मिल जाएगी। ओके, ये कब बचा रहेगा पता है? जब इसकी पावर 1 से ज्यादा हो, क्योंकि 1 एक पावर नीचे से कैंसिल हो रहा है ना, एक नीचे x है
तो वो कैंसिल कर रहा है ना 1 पावर को। तो अगर ग्रेटर देन 1 यहाँ पावर है कुछ भी, तो ये x x कैंसिल होने के बाद भी न्यूमरेटर में x बच जाएगा और वो लिमिट को 0 बना देगा, यानी एग्जिस्टेंस पे पहुंचा देगा। ठीक है ना, यानी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो वही लिखवाने जा रहा हूं कि अगर यहाँ पे x की पावर अल्फा हो, जहां अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा 0 पे। ओके, और बाकी जगह तो डिफरेंशिएबल है ही। तो इसी को एक नोट में लिखवा दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपसे कभी जनरल पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो जाए। देखिए, लिखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की पावर अल्फा इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा, ओके, whenever x not equal to 0 and 0 whenever x equal to 0। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग प्रिया, बस ये स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। तो इज डिफरेंशिएबल, ये पहली स्लाइड है, इज डिफरेंशिएबल इन होल आर, in whole R if and only if alpha greater than 1। अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो जो अपॉन में x आ रहा था, जो मैं अभी समझा रहा था आपको, तो उससे क्या होगा, x की कोई पॉजिटिव पावर बच जाएगी, है ना, और वो लिमिट x टेंड्स टू 0 की वजह से लिमिट 0 हो जाएगा, यानी एग्जिस्ट कर जाएगी लिमिट, यानी डिफरेंशियबिलिटी 0 पे हो जाएगी, और बाकी जगह तो हो ही रही है, इसलिए पूरे आर में डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिखवा दिया। यहाँ पे बीटा का कोई रोल नहीं, बीटा जो है कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना भाई, बीटा से हमें क्या मतलब है ना, कभी हमने नाम लिया इसका। और x टेंड्स टू 0 पे 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होगा, ठीक है, -1 से 1 की चेनी फाइनाइट वैल्यू होगा, बगल में 0 है तो 0 इंटू फाइनाइट 0 हो जाएगा, बीटा से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसलिए बीटा कुछ भी हो, लेकिन अल्फा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ही ये डिफरेंशिएबल होगा पूरे आर। ठीक, ये एक नोट था, मतलब इन जनरल मैंने लिखवा दिया इसको, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एक चीज तो ये होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, मैंने आप लोगों को सिग्नम फंक्शन कराया था मैंने ना, सिग्नम ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। आइए लिखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, लिखिएगा क्वेश्चन। बस मैंने लास्ट क्लास में जो बताया था प्रीति, उसी को मैंने जनरल फॉर्म में लिखवा दिया है, मैंने प्रॉपर समझाया है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा, और कुछ नहीं किया मैंने। देखिए अगला लिखिएगा, फाइंड द पॉइंट्स। आज हम लोग लेवल का क्वेश्चन करेंगे अपने CSIR गेट लेवल का, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लास आपकी डिफिकल्ट रहेगी, मैनेज करिएगा। फाइंड द पॉइंट्स इन आर, क्योंकि काफी कुछ आपने पढ़ लिया है बेसिक, अब तैयार हैं आप डिफिकल्ट पढ़ने के लिए। फाइंड द पॉइंट्स इन आर वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स। खाली सिग्नम एक्स ही थोड़ी रहेगा, कभी साइन एक्स भी लिख सकता है अंदर, कॉस एक्स भी लिख सकता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल भी लिख सकता है, एनी पॉलिनोमियल भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, इज नॉट डिफरेंशिएबल। हालांकि अभी तक उसने लिखा नहीं, बता दें, लेकिन लेवल आप लोग का बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए आप उसके लिए तैयार रहिए, छोड़िएगा मत इसको। इज नॉट डिफरेंशिएबल, जो आता है वही नहीं आएगा, लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होते रहता है, हमें आगे भी बढ़ना है, जो लेवल आ चुका है वो भी पढ़ना है, जो लेवल आ सकता है आने वाले समय वो भी पढ़ना है, जान लीजिए। और थोड़ा छोटे लेवल का भी चीज पढ़ना है, ताकि सेट का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, या आपको कहीं जॉब करना हो, कोई बेसिक कोई बात पूछ दे, वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो लो लेवल भी पढ़ना है, लेवल भी पढ़ना है, लेवल से हाई भी पढ़ना है, इसलिए बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल,
कह रहे हैं कि वो पॉइंट्स बताइए आर के जहां आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, बताइए कोई बताना चाहता है? मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ, अगर कुछ सोचना चाहते हैं, आंसर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भाई सिग्नम फंक्शन आप जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? हर पॉजिटिव के लिए 1 वैल्यू देता है, हर नेगेटिव के लिए -1 वैल्यू देता है, जीरो के लिए 0 देता है। ये होता है सिग्नम का नेचर। साइन एक्स आप जानते ही हैं क्या होता है। अब साइन एक्स पे सिग्नम लगने से क्या होगा? जहां जहां एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब एक्स नहीं, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वहां पे सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। जहां साइन फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, सिग्नम क्या बोलेगा कि उस नेगेटिव के लिए मैं -1 वैल्यू देता हूँ। सिग्नम का नेचर यही है ना, बताया था मैंने ग्राफ कल आपको। ये है ग्राफ सिग्नम फंक्शन, देखिए आपके सामने ग्राफ। क्या? हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होती है 1, हर नेगेटिव वैल्यू के लिए, चाहे नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू होती है -1, और 0 पे वैल्यू होती है 0। तो वो कहेगा अब एक्स की बात नहीं है, साइन एक्स की बात है। तो साइन एक्स जब पॉजिटिव होगा तो सिग्नम फंक्शन बोलेगा कि मैं पॉजिटिव पे जब ऑपरेट होता हूँ तो 1 वैल्यू देता हूँ, जब मैं नेगेटिव पे ऑपरेट होता हूँ, यानी जब साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मैं -1 वैल्यू देता हूँ, और जब जीरो पे जब साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी तो मैं 0 वैल्यू देता हूँ। ये है सिग्नम का नेचर। ठीक है, अब साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ निगेटिव होता है, ये तो आप जानते ही हो। नहीं जानते हैं तो ग्राफ जान लीजिए इसका। ठीक है ना, और साइन ऐसे ग्राफ तो जानते ही है ना, वरना भूकंप आ जाएगा अगर नहीं जाने। ठीक है ना, अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सोमेश। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये है साइन, अब कहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। ये क्या लेंथ है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई में नेगेटिव, यही सब है। उसमें वैल्यू 1 -1 ऐसे होना शुरू है, यही सब करना है। अब देखिए क्या आप कर पाते हैं, चेक करिए। सोमेश ने आंसर किया, आंसर सही है वैसे सोमेश आपका। और कोई आंसर करना चाहता है? ठीक है ख्याति। हाँ 0 तो होगा, लेकिन क्या और इन जनरल आप बोल सकते हैं, और पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रीति, है ना, 0 तो सही है ख्याति, लेकिन और भी पॉइंट सारे आपको बताने पड़ेंगे, सारे छोड़ना नहीं है। हाँ वेरी गुड प्रिया। चलिए यानी आप लोग समझ रहे हैं, हाँ ख्याति वेरी सही बात है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। आइए अब हम भी बता देते हैं तब, इतना आप लोगों ने समझ ही लिया तो। देखिए मिटा नहीं रहे इस ग्राफ को, है ना, बना तो दिया ही है मैंने। देखिए मैं क्या कह रहा था कि आपको इस बार सिग्नम एक्स स्टडी नहीं करना है, सिग्नम ऑफ साइन एक्स स्टडी करना है। अच्छी बात है। ठीक है, पहली बार आपको और लगेगा, लेकिन उसके बाद आदत पड़ जाएगी। ठीक है ना, एक्स साइन एक्स, सिग्नम ऑफ साइन एक्स। देखिए पहले 0 लिखते हैं, ठीक है ना, 0 लिखते हैं पहले, फिर पाई लिखते हैं, फिर 2 पाई 3 पाई ऐसे लिखते हैं। ज्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, छोड़िए, अच्छा 3 पाई भी चलेगी, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, -पाई। अच्छा, अब देखिए जब x की वैल्यू ऐसे ऐसे हैं, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो आइए साइन फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, फिर ना साइन फंक्शन पे सिग्नम लगाएंगे। पहले ये तो देखें कि साइन फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि सिग्नम का नेचर क्या है, ये है सिग्नम फंक्शन लहरा रहा है ऊपर, देखिए वो कह रहा है कि देखो ये साइन सिग्नम एक्स है और ये साइन फंक्शन, वो कह रहा है सिग्नम फंक्शन कह रहा है कि साइन एक्स तुम बताओ मुझको कि तुम्हारी वैल्यू कब पॉजिटिव रहेगी, तो मैं उसके लिए वैल्यू 1 दे दूंगा तुमको, 1। और तुम बताओ, साइन एक्स से पूछ रहा है, तुम बताओ तुम्हारी वैल्यू कब निगेटिव रहेगी, क्योंकि हर निगेटिव के लिए मैं क्या वैल्यू देता हूँ, -1। तो पूछिए साइन एक्स से कि तुम कब पॉजिटिव रहोगे। वो कह रहा है कि 0 से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव। ठीक है ना,
मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए अभी जीरो और पाई पे बात नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। उस पे तो जीरो होगा, जीरो और पाई पे तो वैल्यू जीरो। जीरो से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव, तो सिग्नम बोलेगा कि पॉजिटिव पे मेरी वैल्यू आती है 1। बोलिए ठीक है। फिर पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव। ये कैसे पता चला? ये ग्राफ देखिए, ये आप जानते भी होंगे, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन ग्राफ से ज्यादा बेहतर है बोलना। यहाँ देखिए पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। ये रहा मेरा पाई, ये रहा मेरा 2 पाई, ये रहा जीरो, ओके, ये रहा 3 पाई। खैर, ये है माइनस पाई। आइए, तो हमने कह दिया फिर 2 पाई से 3 पाई में क्या हो रहा है? पॉजिटिव, ये लिखा पॉजिटिव। अच्छा, माइनस के लिए क्या होगा? -1 देगा ये वैल्यू, कौन? सिग्नम। फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो वो बोलेगा कि पॉजिटिव के तो मैं +1 वैल्यू देता हूँ। यही सब चलता रहेगा, देखिए 1 -1 1 -1 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। इधर भी देख लीजिए, माइनस पाई से जीरो के बीच में क्या होगा? माइनस पाई से जीरो के बीच में नेगेटिव साइन की वैल्यू। तो अगर साइन नेगेटिव है तो वो कह रहा है कि नेगेटिव पे सिग्नम लगाने पे क्या देता है? -1। ये देखिए, नेगेटिव पे सिग्नम फंक्शन क्या देता है? -1। ठीक, तो बस यही सब तो करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको ये समझ आ गया कि इन इंटरवल्स में तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू 1। 1 को क्या मतलब? कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन से पूछेंगे तुम डिफरेंशिएबल हो कि नहीं, हंसना शुरू करेगा, है ना। शानदार डिफरेंशिएबल फंक्शन है। यानी जीरो से पाई के बीच में तो 1 है कांस्टेंट फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन या कह लीजिए एफ जो मेरा है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। फिर पाई से 2 पाई के बीच में, अभी पाई और 2 पाई में बात मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे दूसरे स्टेप में। उनके बीच में वैल्यू, बीच का मतलब ओपन इंटरवल पाई से 2 पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू है -1। -1 क्या होता है? एक कांस्टेंट फंक्शन, वो शानदार डिफरेंशिएबल होता है। यानी इन इंटरवल्स में ना तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई आपत्ति नहीं। मसला खाली ये देखना है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, उन्हीं पे देखना है, और कहीं नहीं देखना है। बोलिए ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? या मुझे रिपीट करना है तो क्या रिपीट करना है आप बताइए, मैं रिपीट करने को तैयार हूँ। बोलिए अंकिता, ख्याति, लक्ष्मी, प्रीति, जो भी बोलना है बोलिए। श्वेता, कोई दिक्कत है आप बोलिए, हेजिटेट मत करिएगा, ठीक है ना। कोई पछतावा मत रखिएगा हमारे साथ, जो आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, इनवाइटेड है आप। पूछने का मतलब आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं पूछने का मतलब अपने साथ भी आप धोखा कर रहे हैं और हमको भी धोखा दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए पूछिए, जो बोलना चाहते हैं बोलिए। हमारी गारंटी, हम समझाए बिना आपको छोड़ेंगे नहीं, ये जान लीजिए। बस आप बोलते रहिए कि हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, हम फिर समझाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत? हमने कह दिया कि जीरो से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई में साइन का ग्राफ बनाइए, तो अब ये ग्राफ ही नहीं पता तो हम क्या करें, ठीक है ना। ये साइन का ग्राफ तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, ये आप 12th से जानते हैं। सिग्नम का भी ग्राफ मैंने बताया है प्रीवियस क्लास में, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा अगर जीरो से पाई में साइन पॉजिटिव है तो हर पॉजिटिव को सिग्नम क्या बोलता है कि मैं 1 वैल्यू देता हूं, ये सिग्नम का नेचर है। पॉजिटिव के लिए वैल्यू आती है 1, बस वही तो लिख रहा है, ठीक है। ये सिग्नम की वैल्यूज है, ये साइन की वैल्यूज है, और ये एक्स की वैल्यूज है नीचे, ओके। बस, तो जीरो से पाई में वैल्यू है 1 फंक्शन की, फंक्शन मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसकी, तो 1 तो कांस्टेंट फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल होता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसी तरह से फिर -1 है पाई से 2 पाई, वो भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंस, यानी इन इंटरवल्स में तो कोई समस्या नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी की। अब जो हमको देखना है, हमारा कंसिडरेशन ऑफ पॉइंट क्या है? खाली 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई वगैरह, या माइनस पाई ये वगैरह, जिसको बोलते हैं एन पाई। खाली x इक्वल टू एन पाई पे ही हमको कंसीडर करना, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर, उस पे हमको देखना है कि क्या मसला है, क्या वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं। बाकी जगह तो पार है, डिफरेंशिएबल है। बोलिए ये बात ठीक है सभी के लिए? यस सर। श्वेता बोलिए, कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना। यस ओके, अब देखिए, हमने कहा कि ठीक है चलो एन पाई पे देखते हैं, ठीक है। एन पाई पे देखना है तो एन पाई मतलब 0 पे, पाई पे, 2 पाई 3 पाई, उस पे देखते हैं, किसी एक पे देखना शुरू करिए, जैसे 0 पे देख लीजिए पहले, ओके। उसी तरह सिमिलरली बाकी पे देख लेना। 0 पे देखना है तो 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1। कलर चेंज करना, वैल्यू है -1। देखिए ये है फंक्शन, ये है एफ एक्स,
ये है मेरा एफ एक्स, सिग्नम साइन एक्स मेरा फंक्शन है। देखिए जीरो के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू है -1, फंक्शन की वैल्यू, और जीरो के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू है 1। तो बताइए जीरो पे इसका मतलब क्या होगा? अच्छा जीरो पे क्या है वो भी सुन लीजिए। x इक्वल टू जीरो पे साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। और सिग्नम क्या कहता है कि अगर तुम्हारा x जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू भी जीरो आती है। बोलिए सिग्नम यही कहता है ना, पॉजिटिव के लिए 1, नेगेटिव के लिए -1 और जीरो पे जीरो। यानी x बराबर जब जीरो है ना तो साइन भी जीरो होगा। वो लिखा नहीं, गंदा हो जाएगा इसलिए जीरो कोई लिखा नहीं था मैं। और साइन जब जीरो होगा तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू भी जीरो। ठीक है ना, जहां जहां ये जीरो हो रहा है, पाई पे साइन की वैल्यू क्या होती है? जीरो, साइन पाई जीरो होता है, तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू भी होगी जीरो। 2 पाई पे साइन फंक्शन की वैल्यू होती है जीरो, तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू भी होगी जीरो। ठीक है ना, तब बताइए जरा ग्राफ बना के देखिए एक बार, जीरो के लेफ्ट और राइट में, जरा यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये है जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू है -1, लीजिए -1 बन गया। और कहां तक? -पाई तक ही चलिए बना रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी नहीं बना रहा हूँ, -पाई तक। फिर जीरो से पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 1, लीजिए जीरो से पाई है मेरा, फंक्शन की वैल्यू है 1। और कह रहा है जीरो पे वैल्यू है जीरो, जीरो पे वैल्यू है जीरो। इसको कलर चेंज करके बनाते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ एरो लगा दिया क्योंकि वो जीरो पे वैल्यू है मेरी जीरो, और जीरो डॉट मेरा कर्व में है, एरो मतलब एब्सेंट। तो ये हो गया -पाई से +पाई के बीच में ग्राफ, किसका? एफ एक्स का। अब बताइए ये आपको कंटिन्यूअस ग्राफ नजर आ रहा है? जिसकी कंटिन्यूटी ही नहीं है वो डिफरेंशियबिलिटी की खाक बात करेगा? बताइए क्या बात करेगा बेचारा। कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना, आप घर से निकले ही नहीं, ठीक है ना, तो कोचिंग कहां तक पहुंचेंगे आप? ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ आपने डेटा ऑन ही नहीं किया, बताइए क्लास कहां से ओपन होगी आपकी, है ना। तो वही बात है, कंटिन्यूटी ही ड्रॉप हो गई तो डिफरेंशियबिलिटी की क्या बात करोगे? जहां फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है, यानी फंक्शन अवेलेबल ही नहीं, जिस पॉइंट पे, जीरो पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पे बताइए आप कह रहे हैं कि फंक्शन का स्लोप देखो क्या आ रहा है ना, तो दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। तो नॉट कंटिन्यूअस इंप्लाइज दैट नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। तो वही खेल तो हर जगह है, पाई पे भी देखिए वही खेल है, पाई के लेफ्ट साइड में 1 है वैल्यू, और राइट साइड में -1 है वैल्यू, और बीच में है वैल्यू जीरो, यानी ड्रॉप हो रहा है, कंटिन्यूटी ड्रॉप हो रही है। कंटिन्यूटी नहीं है पाई पे भी, जीरो पे भी। 2 पाई पे देखिए, 2 पाई पे लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू है -1, और राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू है 1, अब बीच में है जीरो, जीरो पे जीरो है। बताइए, यानी फिर सेम ग्राफ बनेगा उसके लिए। तो इसका मतलब उसको -1 +1 पलटता रहेगा, समझ रहे ना। जैसे 2 पाई के लेफ्ट साइड में -1 है जो यहाँ पे, ठीक है, नहीं सही है। देखिए यहाँ पे भी -1, ये भी तो बना है -1, और ये देखिए 1, ठीक है। हाँ यहाँ पलट रहा है, देखिए पाई के लेफ्ट साइड में है 1, अगर यहाँ पे मैं पाई बनाता तो पाई के लेफ्ट साइड में है वैल्यू 1, और राइट साइड में वैल्यू है -1। लेकिन डिसकंटिन्यूटी तो समझ पा रहे हैं ना आप, जीरो पे भी, पाई पे भी, 2 पाई पे, 3 पाई पे, है ना, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इसलिए डिफरेंशिएबल है। ठीक है, लिख दे इस बात को सारी। देखिए पहले तो आप बना लीजिए इतना, देखिए साइन लाइन का ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, बाकी अगर आप बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है ना। साइन का ग्राफ तो वैसे भी सैकड़ों बार बना चुके होंगे आप। देखिए अब क्या क्या लिखना है वो सुनिए, क्या क्या लिखना है वो सुनिए। सब छोड़िए, सबसे पहले लिखिए, ये फिगर बना लीजिए आप पहले तो, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं ना सब, जीरो पे वैल्यू है जीरो फंक्शन की, एक्स बराबर जीरो पे साइन एक्स भी जीरो है, और फंक्शन की वैल्यू जीरो, फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम साइन एक्स, ओके। तो लिखिएगा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। देखिए अब आपका लेवल देखिए कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसी को एफओजी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एफओजी। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कंपोजिशन फंक्शन है, उसकी भी डिफरेंशियबिलिटी आप बता रहे हैं, बिना ग्राफ ड्रॉ किए, अब बिना डिफरेंशियबिलिटी निकाले, ये भी देख लीजिए, कोई फार्मूला हमने यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं, ये लेवल है आपका। वहां पे कैलकुलेशन नहीं करवाई जाती है, यहाँ पे ऐसे ही गेम चलता है, सब हवा में चलता है सब काम, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी, एक दो बार अगर आप विजिट कर चुके हैं उस लेवल को, तो फिर आपके लिए वो, आप मनाइए कि ये क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने, ठीक है ना, हम बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने कहा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन होल आर एक्सेप्ट एन पाई, ओके, एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर,
सबसे पहले तो मैंने ये बोला, ठीक, ब्रैकेट में चाहे लिख सकते हैं बाई फिगर जो मैंने ये बनाया हुआ है उसके थ्रू मैं बोल रहा हूँ। क्या फिगर में दिखा रहा है? फिगर में ये हम दिखा रहे हैं कि जीरो माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई, पाई से 2 पाई, उनके बीच में कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ओके, लिखना चाह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन है विच इज डिफरेंशिएबल। ये सब कांस्टेंट फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया कि एन पाई को छोड़ के, भाई एन बराबर 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो पाई आ जाएगा, -1 होगा माइनस पाई आ जाएगा। ओके, उनको छोड़ के बाकी तो डिफरेंशिएबिलिटी है। नाउ नाउ एट x equal to n pi, okay, where n belongs to integer, fx is discontinuous function। ओके, fx क्या है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों? कैसे पता चल गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन? अरे सामने दिख रहा है, जीरो के लेफ्ट साइड में वैल्यू है -1, राइट हैंड साइड में वैल्यू है 1 और जीरो पे है 0, तो ग्राफ ब्रेक नहीं हो जाएगा? ये ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है ना? ऐसे ग्राफ बनता है। आप बनाना चाहे बना सकते हैं, -पाई टू पाई के लिए एक बना के दिखा दीजिए, इतने इंटरवल के लिए, छोटे से इंटरवल के लिए, ठीक है, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो उसमें ये फंक्शन का ग्राफ है, ये एफ एक्स का ग्राफ। एफ एक्स क्या है? सिग्नम ऑफ साइन एक्स। ये सिग्नम एक्स का ग्राफ नहीं है, एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, सिग्नम ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, जीरो से -पाई से +पाई के बीच में। तो हमने क्या डिसकंटिन्यूटी सामने दिख रही है आपको ना, तो वही हमने कहा कि एट एक्स इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। दिस इंप्लाइज दैट एट, यहाँ लिख लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट एट एक्स इक्वल टू एन पाई। जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वहां डिफरेंशिएबिलिटी कहां से होगी, है ना? नेसेसरी कंडीशन है कंटिन्यूटी। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ओके, hence fx is differentiable in whole r except n pi, यानी जो आपने इतना लिया था उतना ही होगा, कोई और बाकी पॉइंट इंक्लूड नहीं हो पाए। हमने कोशिश किया लेकिन वो डिसकंटिन्यूअस निकल गया उस पॉइंट, ठीक है ना? hence fx is differentiable in whole r except n pi, ये मेरा आंसर है। अच्छा, वो आंसर क्या पूछ रहे थे, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो भी लाइन चाहे तो लिख सकते हैं, उसको आंसर दे दीजिएगा, मत इसको आंसर दीजिए, है ना, कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, n pi। So fx is not differentiable at n pi where n belongs to integers। यानी कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है? काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट्स, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं? काउंटेबली इनफाइनाइट। ओके, बताइए ये सब समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इस लेवल तक जाना है। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है ना? चले आगे। यस सर। ओके, लिख लीजिएगा कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एन पाई, वो आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और उसका आप आंसर करने की कोशिश करिए। क्या आप आंसर कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू signum of e की पावर x, then find the points of differentiability। डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ कहाँ पे है आप फाइंड आउट करिए इन होल आर, है ना, वो लिखा नहीं जाता है, आर में ही बात चल रही, रियल आंसर्स पढ़ रहे हैं। सिग्नम ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स, सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स का अगर फंक्शन है ये, तो बताएं किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी। इतना आप बता दीजिए तब हम लोग फिर दूसरा एक और बताएंगे उसके बाद सिग्नम फंक्शन पे, ठीक है ना? एक छोटा सा और एक क्वेश्चन होगा फिर हम लोग, ठीक है ख्याति, वेरी गुड।
सही बात है। और कोई बोलना चाहता है? हाँ सही बात है। ओके चलिए ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, तो अच्छी बात है। ठीक है सोमेश, प्रिया, बिल्कुल है ना। क्या कह रहे हैं वो, सिग्नम ऑफ ई की पावर एक्स। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहले तो ग्राफ बनाइए, जरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पता तो चले। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये सारा ग्राफ पहले बनवाया गया है क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 5, मतलब शुरू के 4-5 क्लास में बनवाया गया है ग्राफ। ठीक है, जो अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं 18-19 क्लास जो भी हुआ है, उसकी पहली नंबर की क्लास में, शुरुआत की 5 क्लासेस में ये सब बनवाया गया है, तो आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रीति। तो e की पावर x का ये ग्राफ है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल ग्राफ विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एक्स से नीचे उतर ही नहीं रहा कभी ग्राफ। एक्स के ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यूज होती है, एक्स पर जीरो वैल्यू होती है। एक्स कहाँ टच करेगा? माइनस इन्फिनिटी पे। माइनस इन्फिनिटी आपके डोमेन में है ही नहीं, इसलिए जीरो कभी जो मिल रहा है जीरो, वो हमारे डोमेन से बाहर है। माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू मिलती है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, तो माइनस इन्फिनिटी हमारे डोमेन में है ही नहीं, क्योंकि डोमेन हमारा आर है। आर तो होता है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, ये एक्सक्लूडेड होते हैं इन्फिनिटी और माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब जीरो भी नहीं मिल रहा, कर ऑलवेज पॉजिटिव, बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव हो तुम, तो सिग्नम फंक्शन क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब जानते हैं, इसने मजाक किया आपके साथ, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो सिग्नम फंक्शन ऑफ ई की पावर एक्स लिखा है ना, तो सिंस ई की पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड साइन एंड सिग्नम फंक्शन ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, सो इट इज 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कांस्टेंट फंक्शन 1 दिया एक्चुअल में। अब 1 से आप क्या पूछे, डिफरेंशिएबिलिटी है ना, आसान बात है, कांस्टेंट फंक्शन है और ऑलवेज डिफरेंशिएबल इन होल आर, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन होल आर। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल है पूरे आर में, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन 1 क्या होता है? ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है पूरे आर में, और उसकी डिफरेंशिएबल की वैल्यू भी पता है आपको, डिफरेंशिएबिलिटी की जीरो। 1 का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, एफ डैश एक्स बराबर जीरो है। ठीक है, खैर एफ डैश एक्स हम पूछ नहीं रहे आपसे, तो बताइए समझ आया ना कि एक्चुअल में ये 1 है वैल्यू, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो आपने पकड़ लिया। अगला सुनिए तब, एक और कोशिश सिग्नम फंक्शन पे, फिर छोड़ देंगे इसको। लिखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कलर विजिबल है ना, बहुत हल्का तो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे आपके? एफ एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा हल्का है लेकिन बहुत नो तो नहीं। सर। ठीक है ना, सही है ना? हाँ, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्चुअली मैं भी स्पेक्स लगाता हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों के मतलब व्यूज का काफी ख्याल रहता है, इसलिए मैं कलर चेंज करते रहता हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको प्रॉपर विजिबल रहे। तो देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये है फंक्शन मेरा। अब बताइए, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, बताइए किन किन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल। पहले तो मैंने सिग्नम एक्स दिया था, एक्स भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, लेकिन अब मैंने एक्स की जगह पे एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा। शुरुआत में कल दिया था मैंने सिग्नम एक्स। ठीक है, तो एक ये भी हो जाए, एनी पॉलिनोमियल ऑफ सिग्नम एक्स दे दे। ओके प्रीति,
बस आपको एक बात समझनी है, पहले इससे बात करनी है, फिर इनसे बात करनी है। पहले इनसे बात करिए कि तुम बताओ, तुम क्या पूरे आर में पॉजिटिव हो? ठीक है, अगर तुम पूरे आर में पॉजिटिव हो तो सिग्नम की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर तुम पूरे आर में नेगेटिव हो तो सिग्नम की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर कहीं पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव, कहीं जीरो, तो सारे सिग्नम की वैल्यू बदलना शुरू हो जाएगी। यही करना है। तो इक्वल टू जीरो रख के एक्स की वैल्यू बताएंगे आप, तब ना पता चलेगा कि उस वैल्यू के पहले और बाद पॉजिटिव नेगेटिव, या कह लीजिए फैक्टराइज करेंगे, तो ना पता चलेगा कि एक्स की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। आप समझ रहे मेरी बात? हाँ, सही बात है प्रीति। हाँ बिल्कुल प्रिया, बिल्कुल यही आंसर है इसका। ठीक है ना, पहले आप इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके ये देखेंगे कि एक्स की किन वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो सिग्नम फंक्शन उस हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देगा उनके साथ। ओके, तो पहले इनको फैक्टराइज करिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x+2, भाई हमें ये पता करना है कि किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके लिए फैक्टराइज किया जाता है पहले, इक्वल टू जीरो। तो बताइए 2 × 1 इसका फैक्टर क्या होगा? -2 -1। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर -2x - x, ओके, इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा x कॉमन ले लिया, x-2, -1 कॉमन ले लिया, x-2 इज इक्वल टू जीरो। अब आप बता पाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शन कब कहाँ है, बिना फैक्टर के नहीं बता पाएंगे। तो x-2 इंटू x-1 इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू 2 और 1 पे तो ये वैल्यू जीरो है, और उसके पहले बाद में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। ये बात ठीक है? तो आइए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हमने कह दिया, हाँ बिल्कुल सोमेश, ये देखिए हमने कह दिया 1 और 2, 1 और 2, ये मेरा पॉइंट है। ठीक, 1 और 2। अब हमने कह दिया कि वो कह रहे कि एफ एक्स, ये जो अंदर है एफ एक्स तो पूरा है, ये मान लीजिए इसको जी मान रहा हूं मैं, जो जी एक्स है मेरा, अंदर वाले को मान लीजिए मैं जी एक्स बोल रहा हूँ, जो जी एक्स है मेरा वो 2 पर जीरो है, 1 पे जीरो है। ठीक है, 2 पे जीरो है, यहाँ एफ एक्स 2 पे जीरो है, 1 पे जीरो है, तो जाहिर सी बात है उसका सिग्नम फंक्शन थोड़ा एफ एक्स को ऊपर कर देते हैं ना, यहाँ जी एक्स लिखते हैं और यहाँ एफ एक्स। जी एक्स मेरा जीरो है 1 पे और 2 पे। ओके, अब बताइए 2 के राइट साइड में, मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए क्या होगा? जी एक्स, ये है मेरा जी। जब 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे जैसे 3, तो 3 - 2 क्या होता है? 1 पॉजिटिव। 3 - 1 क्या होता है? पॉजिटिव, यानी जी पॉजिटिव होगा जी। तो पॉजिटिव के लिए सिग्नम, पहले पॉजिटिव लिख लीजिए, जी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के लिए सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यानी 2 से इंफिनिटी के बीच में सिग्नम फंक्शन की वैल्यू, या कह लीजिए एफ एक्स की वैल्यू है 1। ओके, बस यही सब करना है। अच्छा, जब 2 पे फंक्शन जी एक्स की वैल्यू जीरो है, तो जी सिग्नम फंक्शन ऑफ जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है। फिर 1 से 2 के बीच में, जैसे 1.5, अब 1.5 - 2 क्या होता है? नेगेटिव। 1.5 - 1 क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। यानी जी एक्स नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव देख रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पे ही सिग्नल बिहेव करता है, इसलिए देख रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछ सकते हैं सर नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में आप क्यों पड़े इतना? भाई उसी पे सिग्नल का नेचर है, तो हम क्या करें? ठीक है ना, सिग्नल जिसको पहचानते हैं हम उसी से बात करेंगे ना। तो 1 से 2 के बीच में नेगेटिव है, तो अगर 1 से 2 के बीच में नेगेटिव है जी एक्स, तो नेगेटिव का सिग्नल फंक्शन क्या होता है? -1। जीरो पे तो जीरो ही होगा सिग्नल। फिर -∞ से 1 के बीच में, जैसे जीरो, एक्स बराबर जीरो रखते हैं, 0 - 2 क्या होता है? नेगेटिव। 0 - 1 क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव टू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। यानी फंक्शन तो जी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का सिग्नल फंक्शन क्या हो जाएगा? 1। ठीक, बस इतना ही काम मेन है, उसके बाद तो गेम ओवर है। आप कहेंगे -∞ से 1 इंटरवल के बीच में कांस्टेंट फंक्शन 1 है, 1 तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में मेरा वैल्यू है -1, वो भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, डिफरेंशिएबल।
2 से इंफिनिटी के बीच में मेरा वैल्यू है, मेरा मतलब फंक्शन का वैल्यू डिफरेंशिएबल, कांस्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होगा। अब लड़ाई खाली 1 और 2 पे है। तो 1 के लेफ्ट साइड में कह रहा है फंक्शन की मेरी वैल्यू है 1, और राइट साइड में मेरी वैल्यू है -1। हम ग्राफ बना के दिखा रहे हैं आपको अलग से इसका। 1 के यहाँ 1 होगा, 1 के लेफ्ट साइड में वो बोल रहा है कि मेरी वैल्यू है 1। ओके, 1 के लेफ्ट साइड में वो बोल रहा है मेरी वैल्यू है 1। 1 का मतलब ये लेफ्ट साइड के 1 पे वैल्यू है 0, और 1 की राइट साइड में 2 तक वैल्यू है -1। ये है मेरा 2, 2 तक वैल्यू है -1। क्या ये ग्राफ आपको डिसकंटिन्यूअस लग रहा है? बिल्कुल, है ना? यानी 1 पे तो डिसकंटिन्यूटी है। हालांकि ग्राफ बनाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, यही दिख रहा है कि 1 के लेफ्ट साइड में वैल्यू 1 है और राइट हैंड साइड में वैल्यू -1 है और बीच में 0 है। तो 1 से -1 को उछल के कैसे चला जाएगा बिना ब्रेक हुए? नहीं ना, ब्रेक तो हो ही जाएगा ग्राफ, 0 पे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि डिसकंटिन्यूटी है 1 पे। तो 1 पे डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब? 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल। 2 पे भी डिसकंटिन्यूटी है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है -1, राइट हैंड साइड में वैल्यू है 1, और 0 और 2 पे है 0। इसका मतलब सही, फिर वही बात, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना? तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल 2 पे। तो बस लिख लीजिएगा एट x इज इक्वल टू 1, 2 fx इज discontinuous, ठीक है ना? दिस implies that fx is not differentiable. Okay, so fx is differentiable in whole R except 1, 2. That's it. ठीक है, तो शायद आप सिग्नम फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से पहचान चुके होंगे, मुझे लगता है ऐसा, है ना? आगे चलते हैं, ठीक है? सिग्नम फंक्शन को छोड़ रहे हैं, चलते हैं डिस्टेंस फंक्शन की तरफ। ये भी एक जबरदस्त है। तो सिग्नम फंक्शन तो अभी तक ज्यादा देता नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कभी नहीं देता है, लेकिन सिग्नम फंक्शन बहुत रेयर यूज होता है, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन आइए डिस्टेंस फंक्शन देखते हैं। डिस्टेंस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन ज्यादा यूज कर चुका है एग्जाम में। ओके, तो आइए इसको देखते हैं। ये भी एक डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है? इसका भी नेचर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। आपको मॉड वगैरह तो पढ़ा ही चुका हूँ, मॉड फंक्शन भी पढ़ा दिया मैंने, ठीक है? सिग्नम पढ़ा दिया, अब डिस्टेंस फंक्शन पढ़ाते हैं, फिर इंटीजर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन पढ़ाते हैं। बाकी पॉलिनोमियल वगैरह साइन कॉस तो आप समझ ही चुके हैं, बता ही चुका हूँ शुरू में ही, ठीक है? आइए देखते हैं डिस्टेंस फंक्शन। लिखिए क्वेश्चन। हर तरह के फंक्शन पे डिफरेंशियबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, तब डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट होगा। इफ कैपिटल A इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0, 1 यूनियन क्लोज इंटरवल 7 to 11 यूनियन सिंगल्टन सेट 17, ठीक है ना? एंड इफ, चलिए उधर ही ले, थोड़ा जगह बचाते हैं। एंड इफ phi x is डिस्टेंस फंक्शन। डिस्टेंस फंक्शन का नोटेशन होता है, शुरू में डिस्टेंस फंक्शन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, स्टार्टिंग की 5-7 क्लासेस के बीच में जरूर पढ़ाया गया होगा। x, a यानी डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट x एंड अ सेट a। a क्या है? एक सेट है, ठीक है ना? जिसको कि मैंने 3 अलग अलग सेट का यूनियन बनाया हुआ है, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल और एक सिंगलटन सेट, ताकि आपको कुछ भी पूछे आपको हर तरह का नेचर समझ आए, इसलिए तीनों को कंबाइन कर दिया मैंने। पता चला ओपन बता दिया, क्लोज में पूछ दिया, सिंगलटन सेट में पूछ दिया,
आप कहेंगे ये तो पता ही नहीं था, है ना? इसे तीनों बता रहे हैं एक ही में। ओके, डिस्टेंस फंक्शन इसको बोलते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए। एक्स क्या है? पॉइंट। और ए क्या है? सेट। आपके क्वेश्चन में दिया होगा वो। और एक्स कहाँ का पॉइंट है? वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, एनी रियल पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए, जो कि डिफाइन कैसे होता है ये भी बता देता है पेपर में। ठीक है, वो बताता है खुद कि ये डिफाइन होता है इनफीमम ऑफ एक्स माइनस ए का मॉडुलस वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, बस आप लिखते जाइए, हम सब समझा देंगे आपको, चिंता मत करिए। और समझाने के बाद तो जानते हैं इसको सॉल्व करने की भी नौबत नहीं आती है, देखते ही आंसर। क्या समझे? सॉल्व करने तक की नौबत नहीं आती है इसको, देखा और आंसर, ये जान लीजिए। तो फिलहाल एक बार तो समझना ही पड़ेगा। चलिए, देन ऑप्शन नंबर 1, phi of x is not continuous in whole R. Second option, phi of x is continuous in R. थर्ड ऑप्शन मैं यही लिख रहा हूं, phi x is not differentiable at 7 number of points in R. At 7 number of points, आप पूरा लिखिएगा, in R। मेरे पास ज्यादा जगह नहीं थी। फोर्थ सुनिएगा, phi x is differentiable everywhere in R। ठीक है ना? ये 4 ऑप्शंस हैं। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, फिर प्रॉपर सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा, फिर अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। ये वाला तो मैं बताऊंगा। सर थर्ड ऑप्शन क्या लिखा हुआ? थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि phi ऑफ x is not differentiable at 7 number of points in R। 7 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है R में। डिस्टेंस फंक्शन एक बार समझने में आपको दिक्कत हल्की सी आएगी, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, ये जान लीजिए। बस एक बार समझने की बात है बस। ठीक है, ख्याति बता रही है कि आंसर ओके, प्रीति भी बता रही है ओके। वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। शुरू हो जाए, देखिए क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि सेट मैंने ये दे दिया, पहले तो आप सेट ही बनाइए। पहले तो आप सेट ही बना के दिखाइए कि सेट क्या है। सेट मेरा है 0,1, कुछ यहां होगा 0 और यहां मान लेते हैं 1। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं ओपन लगाओ, उस पर कोई दिक्कत नहीं, हम देख समझ रहे हैं ओपन लगा हुआ है। 7 से 11, 7 कहीं यहाँ होगा, 7 से 11। फिर उसके बाद 17, 17 कहीं यहाँ होगा, बस। ओके, अब सेट मेरा जो है उसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ।
0,1 ओपन लगा है उस पे, 7 से 11 क्लोज है, ओके, और 17, ये मेरे सेट है। सेट को मैंने ग्रीन से बता दिया, ठीक है, ग्रीन मेरा कलर सेट है, जहां 0 और 1 पे ओपन है और क्लोज, सेट 7 और 11 पे क्लोज है। सेट भी पता चल गया, एक्स की वैल्यूज मैंने प्लॉट कर दी, ओके। अब मुझे बताना है यहाँ पे फाइव एक्स, कि फाइव एक्स क्या होगा। पहले तो एक बार फाइव एक्स को समझ लीजिए कि फाइव एक्स होता क्या है। फाइव एक्स है एक डिस्टेंस फंक्शन, जहां डिस्टेंस निकाला जाता है एक्स, जो कि एनी रियल नंबर, एनी रियल पॉइंट ऑन रियल एक्सिस, टू ए सेट से किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन। अभी तक आपने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सुना होगा। वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट और कोई सेट, मान लीजिए सेट मेरा ये, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। तो बताइए, मान लीजिए मेरा सेट है ये, ओपन इंटरवल 0,1 या क्लोज इंटरवल 0, कुछ भी, ठीक है। तो हमने कहा इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस जानते हैं क्या? डिस्टेंस हमेशा स्मॉलेस्ट होता है, पता है ना। सबसे छोटी डिस्टेंस कोई, जैसे मान लो दो लोग खड़े हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालना, तो क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्टेंस बोलते हैं, ओके, बाय डिफॉल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से इन सेट के सारे पॉइंट्स में जो सबसे नियरेस्ट होगा उसकी डिस्टेंस एक्स से, इसी को बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए। तो सबसे नियरेस्ट कौन है? 0 है ना। तो एक्स की 0 से डिस्टेंस को बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए। ये बात समझ में आई क्या? स्वाति बोलिएगा। श्वेता, श्वेता बोलिएगा। स्वाति भी एक स्टूडेंट थी पहले हमारे पास, इसीलिए श्वेता मैं स्वाति बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो यस सर। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड सेट का मतलब होता है कि इस सेट में सारे पॉइंट से इसकी डिस्टेंस का मतलब है उन सेट में सबसे जो नजदीक होगा एक्स से उसकी, क्योंकि डिस्टेंस मींस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ओके। तो हमने कह दिया कि ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, फिर ये डिस्टेंस। इसी बात को देखिए यहाँ लैंग्वेज में लिखा है, कह रहा है कि डिस्टेंस फंक्शन जो होता है वो इनफीमम मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए, बिटवीन एक्स एंड ए। एक्स तो ये है, ए स्मॉल ए पॉइंट है, कहाँ का? कैपिटल ए सेट का। वही तो कह रहे हैं, कैपिटल ए सेट का, यानी स्मॉल ए को हम ए मान, स्मॉल ए मान 0 मान रहे हैं, ठीक है। यही तो है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए। मॉड क्यों लगा है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट्स के बीच में कोई माइनस डिस्टेंस होती है नहीं ना, तो इसलिए। तो ये हो गया डिस्टेंस फंक्शन को इन्होंने डिफाइन भी कर दिया है, नोटेशन भी बता दिया है, सब कुछ, ओके। तो वही है डिस्टेंस फंक्शन। अब वो कह रहे हैं कि अगर 5x मेरा डिस्टेंस फंक्शन है, तो आप बताइए, सेट मैंने ये दे रखा है आपको ये वाला, तो आप बताइए कि 5x कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, किन पॉइंट्स पे होगा, किस पॉइंट पे नहीं होगा। तो इसका मतलब 5x की पहले तो वैल्यू बताइए आप, ठीक है ना, अलग अलग इंटरवल में, तब ना हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बता पाएंगे। वैल्यू तो उन्होंने दी ही नहीं, वो आपको बतानी पड़ेगी, ओके। चलिए आइए बताते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में पाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? हमने कहा कहीं पे यहाँ पे x मान लीजिए। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन x एंड a ही होता है डिस्टेंस फंक्शन, यानी पाई एक्स। तो पहले x कहीं लीजिए रियल लाइन पे, और a क्या होगा? सेट। a क्या है? सेट। तो बताइए इन सेट कहाँ कहाँ है? यहाँ है और 17 है। तो उनमें सबसे पास वाला सेट कौन सा है? ये है, ये पार्ट है सेट का, एक पार्ट है जो कि सबसे पास है, नियरेस्ट डिस्टेंस। और उनमें भी सबसे पास कौन है? 0। चाहे वो सेट में है चाहे नहीं है, लेकिन 0 को ही ना सबसे नियरेस्ट मानेंगे, बोलिए। हालांकि 0 सेट में नहीं है, देखिए 0 को कोई लगा हो, कोई बात। लेकिन क्या 0 से पास कोई और हो सकता है जो सेट का मेंबर हो या ना हो? 0 सेट का मेंबर नहीं है, फिर भी x और 0 को ही बोलेंगे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि 0 के अलावा आप कहेंगे सर 0 तो सेट में नहीं है, आप एप्सिलॉन ले लो, यहाँ पे एप्सिलॉन है, वो ले लो, वो सबसे नजदीक है x के। अच्छा, तो 0 और एप्सिलॉन के बीच में इनफाइनटली मेनी एलिमेंट दावा करने लगे मैं तुमसे नजदीक हूँ। क्यों? यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस तो दिख रही है ना। आप कहेंगे ये वाली डिस्टेंस, हाँ ये वाली डिस्टेंस। तो 0 और एप्सिलॉन के बीच में आते हैं, छोटी से छोटी डिस्टेंस के बीच में इनफाइनटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। जितने डॉट आप लगा सकते हो माइक्रोस्कोप लगा के, उतने पॉइंट्स होते हैं। अब कितने पॉइंट्स ला दे? इनफाइनटली मेनी पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई एप्सिलॉन मत लीजिए,
एप्सिलॉन लेंगे ना तो जीरो और एप्सिलॉन एप्सिलॉन की डिस्टेंस कुछ तो होगी। मान लीजिए 100 पॉइंट के बाद 100 बार जीरो, उसके बाद 1, तो हम 200 जीरो, 101 जीरो, 102 जीरो, 103 जीरो, उनको बोलेंगे वो लोग क्या है, एप्सिलॉन से पहले हैं, तो वो एक्स के नजदीक होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए कोई एप्सिलॉन नहीं लेंगे, कोई एप्सिलॉन नहीं लेंगे, हम कहेंगे जीरो ही सबसे नियरेस्ट है, भले वो सेट में नहीं है तो क्या। ओके, इसलिए मैंने कहा जीरो, इसलिए सेट में है चाहे नहीं है, लेकिन हम क्या बोलेंगे जीरो को, कि तुम ही हो सबसे नजदीक एक्स के। ओके, तो हमने कहा कि जीरो की डिस्टेंस एक्स से, यही है डिस्टेंस फंक्शन इस इंटरवल में। तो बताइए जीरो और एक्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? जीरो माइनस एक्स, एक्स माइनस जीरो नहीं, जीरो माइनस एक्स। क्यों? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडल्स लगा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो बताइए जीरो बड़ा है कि एक्स बड़ा है? जीरो बड़ा है। क्यों? एक्स जीरो के लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है। एक्स नेगेटिव है, जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, लेकिन जीरो बड़ा है। तो बड़े माइनस छोटा, डिस्टेंस का मतलब बड़ा माइनस छोटा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एक्स। ये है मेरा 5x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से जीरो तक। समझ में आया कि नहीं आई बताइए? ठीक, जीरो माइनस एक्स, दो पॉइंट्स के यस बीच डिस्टेंस क्या होता है, a माइनस बी। मैंने कहा ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो a माइनस बी। ठीक है ना? तो जीरो माइनस एक्स, क्यों जीरो पहले लिया, क्योंकि जीरो बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा में डिस्टेंस पॉजिटिव रखेंगे। ओके, फिर देखिए जीरो से वन इंटरवल के बीच में क्या कहानी है, जीरो से वन इंटरवल के बीच में जब आप जाएंगे ना, तो एक्स कहीं यहां रखेंगे, हर जगह एक्स रख रख के उससे पूछना है कि बताओ तुम्हारी सेट से डिस्टेंस क्या है। ठीक है ना? एक्स रख दिया, अब एक्स यहाँ पे मैंने रख, इस इंटरवल के लिए, इस छोटे से इंटरवल 0 to 1 के लिए मैंने एक्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब मुझे क्या देखना है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए। तो सेट ए ही 0 to 1 है, और उसी सेट के ऊपर ही एक्स को आपने ओवरलैप करवा दिया, तो डिस्टेंस एक्स और सेट ए के बीच में क्या होगा, बोलिए? जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? आपके सर पे कोई बैठ जाए, ठीक है, तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगी ना उसकी आपसे। ठीक है, तो वही मतलब है, 0 to 1 क्या है, एक सेट है मेरा, एक क्या दिया हुआ सेट है, का एक पार्ट है, और उसी के ऊपर अगर एक्स वैल्यू है, एक्स पॉइंट उसी के ऊपर है, सेट के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेट ए एंड एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये भी तो सेट है, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, अरे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो स्मॉलेस्ट ये देगा, यही देगा स्मॉलेस्ट, ये तो ज्यादा दूर है ना, ये नजदीक है सबसे, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यहीं से मिलेगी ना, तो डिस्टेंस क्या होगी, जीरो। तो इसके लिए डिस्टेंस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। कैसा रहा श्वेता बताइए? ठीक है ना? यस सर। लक्ष्मी आप बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए यस सर। 1 से 7 के बीच में बात करनी है, 1 से 7 के बीच में बात करनी है, तो ये थोड़ा धर्म संकट में पड़ जाएगा। एक्स, एक्स कहेगा अगर मैं यहां रहूंगा तो मैं 1 के नजदीक हूं, अगर मैं एक्स यहां रहूंगा तो मैं 7 के नजदीक हूं, है ना? तो किसके तरफ रहूं? धर्म संकट में पड़ गया कि नहीं वो कहेगा अच्छा रुको इसका उपाय लगाते हैं। ठीक है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? भाई एक्स तो आप कहीं भी लिख सकते हैं ना, एक्स तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप बीच में यहाँ लिख दीजिए, चाहे एक्स यहाँ लिख दीजिए, लेकिन यहाँ लिख दीजिए, लेकिन अलग अलग जगह लिखेंगे तो पोजीशन बदलेगी, क्योंकि यहाँ रहेगा एक्स तो 1 के पास रहेगा, एक्स बीच में रहेगा कहीं तो कहेगा दोनों से मैं बराबर दूरी पे हूँ, यहाँ रहेगा तो मैं कहेगा मैं 7 के पास हूं। ठीक है ना? तो डिस्टेंस बिटवीन 7 और एक्स लेंगे, यहाँ कहेगा डिस्टेंस में 1 और एक्स लेंगे, तो इसलिए ये समस्या आएगी। तो इस समस्या का समाधान ये होता है कि पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। कब निकालते हैं मिड पॉइंट? जब दो सेट के पार्ट के बीच में एक्स को प्लॉट करना होता है, तो एक्स का पहले उनका मिड पॉइंट निकाला जाता है। क्या किया जाता है? पहले मिड पॉइंट निकाला जाता है। क्यों? हम अभी जवाब देते हैं उसका। पहले मिड पॉइंट बताइए क्या होगा, 1 और 7 का मिड पॉइंट क्या होगा, 7 + 1/2। ठीक है ना? सर 4। 8/2, 7 + 1, ठीक है, बाई 2, यही ना हो जाएगा, यानी 4 हो 4। जाएगा। बोलिए ठीक है, तो लिख देंगे 4 यही कहीं होगा, क्या कहीं होगा 4, लिख लीजिए। 4 मत लिखिए, अच्छा रुकिए, 7 + 1/2 लिखिए, ताकि आपको समझ में आएगा 4 कहाँ से आया। ऐसे लिखिए 1 + 7/2, भाई मिड पॉइंट यही होता है ना, x1 + x2, x1 x2 के बीच का मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2।
तो मैंने कहा कि 1 + 7/2 यानी 8/2 यानी 4। ठीक है, ये है मेरा 4 इक्वल टू 4। तो देखिए अब 4 यहाँ पे है। अब 4 चूंकि बीचों बीच का पॉइंट है, तो 4 के इधर जब x रहेगा तो बोलेगा कि मैं नजदीक किसके हूँ, 1 के। अभी मत कहे सर 4 के भी तो नजदीक है। अरे 4 सेट का पॉइंट थोड़ी है, हमको सेट से नजदीकी चाहिए ना। डिस्टेंस बिटवीन x एंड ए क्या है, सेट है। 4 से हमसे क्या मतलब। वो तो हम झगड़े का निपटारा कर रहे हैं कि भाई वो कहेगा मैं इधर रहूं कि उधर रहूं, वो कहेगा पहले बीच में एक लाइन खींच देते हैं, बीचों बीच। अब तुम इसकी अगर इधर रहे, एक्ट 4 के अगर तुम लेफ्ट साइड में रहोगे, कौन तुम मतलब x, तो x नजदीक है 1 के, तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कितनी होगी, 1 और x के बीच की। तो x बड़ा है कि 1 बड़ा है, x बड़ा है क्योंकि 1 के राइट साइड में है, राइट साइड की वैल्यू हमसे बड़ी होती है रियल लाइन पे। तो x माइनस 1 बड़ा माइनस छोटा करते हैं ना पॉजिटिव डिस्टेंस के लिए, यानी यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड x क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। ये 1 से 4 के बीच में मामला चल रहा है, फाई की वैल्यू। ओके, अब झगड़ा नहीं होगा ना कि किधर रखें x को। अब देखिए 4 के लेफ्ट साइड में जब हम इंटरवल लेंगे यानी 4 to 7, तो x कहीं यहाँ रहेगा। वो बोलेगा अब मैं नियरेस्ट किसके हूँ, 1 तो बहुत दूर रह गया, 4 सेट में ही नहीं है, 7 है नजदीक। अब 7 नजदीक है तो 7 और x के बीच की दूरी क्या होगी, 7 माइनस x होगी, क्योंकि 7 बड़ा है। अब 7 राइट हैंड साइड की वैल्यू सब बड़ी होती है रियल लाइन पे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू छोटी होने लगती है, पता होगा एक बार। तो 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स। ओके, किस इंटरवल में, 4 to 7 में। ठीक है ये बात। आगे चलते हैं, 7 से 11 के बीच में जब x कहीं प्लॉट होगा तो बोलेगा मैं तो सेट के ऊपर ही आके बैठ गया है ना, तो सेट से मेरी डिस्टेंस क्या है, 0, तो 0 रहे। ठीक है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं। फिर 11 से 17 के बीच में अगर x रहेगा, तो अगर x कहीं यहाँ रहेगा तो कहेगा मैं तो 11 के पास हूँ। अगर x यहाँ रहेगा तो बोलेगा मैं तो 17 के पास हूँ। कहीं बीचों बीच रहेगा, कहेगा मैं दोनों से बराबर दूरी पे हूँ, मैं क्या करूँ, किसके साथ डिस्टेंस लूँ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानी जाए, है ना। तो हम कहेंगे अच्छा रुक जाओ, मिड पॉइंट निकाल देते हैं, ठीक है ना। मिड पॉइंट निकाल देते हैं। ये क्या था यहाँ पे, 11 था। ओके, यहाँ पे 11 है ना, हाँ देखिए अब 11 + 17/2 यहाँ आएगा। लिख लीजिए 11 + 17/2 क्या होगा, 17 + 27 = 28, 14 14, सर। तो 14 आएगा, यानी 14 है यहाँ पे लिखा हुआ। तो 14 के पहले जब x रहेगा तो वो बोलेगा कि मैं सबसे पास किसके हूँ, सेट के किस पॉइंट की मैं सबसे पास हूँ, 11, क्योंकि 14 तो सेट में है ही नहीं और 70 तो बहुत दूर है। ठीक है ना। अब बाकी लोग की क्या बात करेंगे, 11 ही आ जाएगा सबसे नजदीक। तो 11 के मैं पास हूँ, तो डिस्टेंस जो हमको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो 11 के साथ निकलेगा x का। तो 11 माइनस एक्स होगा, x माइनस 11 होगा, x माइनस 11 होगा, है ना। तो यहाँ के लिए थोड़ा जगह कम है, x माइनस 11। क्यों, क्योंकि x राइट हैंड साइड में, 11 लेफ्ट हैंड, तो x राइट राइट वाली वैल्यू बड़ी होती है। ओके, x माइनस 11। फिर देखिए यहाँ के लिए, इस इंटरवल के लिए, आ, इस इंटरवल के लिए नहीं, इस इंटरवल के लिए, है ना भाई। 11 से 14 के बीच में मैंने लिखा 11 माइनस एक्स, यानी इसको थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं, थोड़ी जगह है यहाँ पे, ऐसे लिखते हैं x माइनस 11, इतनी है ना। 11 से 14 के बीच में लिखा है ना आपने ये फंक्शन। ओके, अब देखिए 14 to 17 के बीच में, अब 17 सबसे नजदीक है, 14 तो सेट का पॉइंट ही नहीं, वो तो हम केवल विवाद को निपटाने के लिए 14 को मिड पॉइंट लिए। तो 17 नजदीक है, तो क्या होगा, 17 माइनस एक्स, क्योंकि 17 राइट में है, 17 माइनस एक्स। ये थोड़ा सा फंक्शन लिखने में थोड़ा समस्या होती है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, चिंता मत करिए एग्जाम में, फिलहाल एक बार समझ लीजिए बस। फिर देखिए 17 पे जब एक्स रहेगा तो बोलेगा मेरी वैल्यू तो 0 है, ठीक है ना भाई। 17 पे ही एक्स आकर बैठ जाएगा, तो क्या बोलेंगे आप कि वैल्यू 0 है। ठीक, यानी अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि 17 पे एक्स अगर रहता तो वैल्यू क्या आती, तो 0 आती। लेकिन 17 के इधर कहीं एक्स रहेगा तब, अगर 17 के इधर कहीं एक्स रहेगा तो सबसे नजदीक 17 ही रहेगा ना, सबसे नजदीक 17 रहेगा। और 17 जानते हैं डिस्टेंस में 17 छोटा होगा और x बड़ा होगा, यानी x माइनस 17। बस 17 से इंफिनिटी के बीच में पाई x की वैल्यू होगी x माइनस 17। तो ये मैंने लिख दिया फंक्शन। ओके, अब इस फंक्शन को
अब इस फंक्शन का आप चाहें तो डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस फंक्शन को आप चाहें तो प्लॉट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन खैर चलिए, पहले डिफरेंशिएबिलिटी अगर लिखना चाहे तो डिफरेंशिएबिलिटी लिख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरूरत नहीं, मतलब देखिए क्या, माइनस इनफिनिटी से पहले बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, यहां तक लिखने में कोई दिक्कत है तो एक बार आप इसको समझ लीजिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आंसर करने में, ठीक है। उसका शॉर्टकट हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक बार समझ लीजिए, क्योंकि कभी आपको बताना होगा किसी को तो आपको आना चाहिए फंक्शन लिख। ओके, फाइव एक्स लिख ले रहे हैं अपनी तरफ से। बस यही देखना है कि हमको एक्स अलग अलग इंटरवल में प्लॉट करके ये देखना है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेट के किस पॉइंट से हमारी मिल रही है, बस वही होता है फाइव एक्स। उस इंटरवल में अलग अलग इंटरवल में अलग अलग लिखना पड़ेगा। और जब किसी दो इंटरवल के एक दो पॉइंट के बीच में पहुंचेंगे तो मिड पॉइंट निकाल के विवाद को निपटाया जाता है कि कोई ये ना कहे कि भाई किधर चले, एक्स को आपने इधर क्यों पास में कर दिया, एक्स को उधर क्यों नहीं लिखा, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसलिए तो फाइव एक्स ये हो गया। बताइए माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में फाइव एक्स की वैल्यू क्या है पता है? फाइव एक्स की वैल्यू है, मैं कलर चेंज करता हूँ, चलिए ऐसे करें। फाइव एक्स की वैल्यू है ये माइनस एक्स। अब माइनस एक्स से आप क्या पूछ रहे हो? डिफरेंशिएबिलिटी, पॉलिनोमियल फंक्शन है, शानदार डिफरेंशिएबल। ओके, जीरो से वन के बीच में फाइव एक्स की वैल्यू है जीरो, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल। वन से फोर के बीच में फंक्शन की वैल्यू है क्या? एक्स माइनस वन, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस भी बोलते चलिए, क्योंकि कंटिन्यूअस भी ऑप्शन में दिया है, देख लीजिए कंटिन्यूअस भी ऑप्शन में दिया है, इसलिए कंटिन्यूटी बोलते चलिए। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, इसलिए फिर ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। कहाँ? वन से फोर के बीच में। फिर फोर से सेवन के बीच में क्या है? सेवन माइनस एक्स, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। सेवन से इलेवन के बीच में कांस्टेंट फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इलेवन से फोर्टीन के बीच में पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। 14 से 17 के बीच में पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। 17 से इंफिनिटी के बीच में पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। यानी इंटरवल जो ले रहे हैं आप उन सब में तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। अब जो पॉइंट्स बीच बीच में ब्रेक हो रहे हैं उन पॉइंट्स पे आपको देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी है या नहीं है, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी तो ऐसे ही ड्रॉप हो जाएगी, है ना। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन। ओके, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जो जीरो है, वन है, ठीक है ना, फोर है, सेवन है, इलेवन है, फोर्टीन है, सेवनटीन है, इन पे कंटिन्यूटी का क्या मसला है, ठीक है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो देख लेते हैं, ठीक है। एक तो तरीका है कि आप देख के बता दीजिए कंटिन्यूटी, ठीक। दूसरा तरीका है कि आप इसका ग्राफ बना के भी देख सकते हैं। हम दोनों तरीके से आपको बता देते हैं, ठीक है, ताकि किसी बात का पछतावा न रहे आप, है ना। पहले तो देखिए हम चेक करते हैं, ठीक है, जैसे जीरो पे आपको चेक करके हम दिखाते हैं। कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी ही अगर ड्रॉप हो गई तो डिफरेंशिएबिलिटी की लड़ाई खत्म हो जाएगी, डिफरेंशिएबिलिटी वैसे ही गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नहीं रहेगी। हाँ, कंटिन्यूटी अगर हुई तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल कंटिन्यूटी देखने के लिए जीरो पे क्या करते हैं बताइए? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL एट जीरो, यानी लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx। बताइए जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन क्या है? माइनस एक्स, तो लिख दीजिए माइनस एक्स। ये क्या आएगी वैल्यू? जीरो आएगी। अगर x जीरो माइनस यानी जीरो की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, एक्स टेंस टू जीरो, जीरो हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट जरा निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकाली जाए। लिमिट अभी उन्हें बीच में बराबर लिख दिया है, अभी पता नहीं है कि नहीं बराबर, देख लेंगे। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस राइट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू जानते हैं क्या है? जीरो। देख लीजिए आप, दिख रही है कि नहीं आपको? देखिए कलर तो मैंने काफी चेंज किया है, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे ये चीज मुझे नहीं दिख समझ में आ रहा, क्या आप ले रहे हो, कब ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, तो बोलिए आप हमसे। आपको बताना तो पड़ेगा ही आपको ना कि आप क्या नहीं समझ रहे। जीरो के राइट साइड से जब आप जीरो की तरफ मूव करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू है जीरो, तो यहाँ लिख दिया जीरो। जब फंक्शन ही जीरो है तो लिमिट, तो इसलिए बराबर लिख दिया मैंने पहले, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वही फंक्शनल वैल्यू भी है एफ जीरो। जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो। आप कहें कैसे, हम तो नहीं मानते, है ना। हम बताते हैं आपको कैसे। जीरो पर
बताइए, जीरो पे फंक्शन की फंक्शन मतलब 5x, तो x अगर जीरो पे ही बैठ गया तो मैं बता रहा था वही ना कि एप्सिलॉन वगैरह कोई लेंगे तो एप्सिलॉन और जीरो के बीच में इनफाइनटली मैंने एलिमेंट दावा करने लगे, मैं तुमसे नजदीक हूँ, तो जीरो से ही जीरो की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। बताइए जीरो से जीरो की डिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी। इसका मतलब 5 की वैल्यू जीरो पे क्या है? जीरो। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने कह दिया एफ जीरो भी जीरो। तो बताइए लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही, फंक्शन वैल्यू बराबर भी है, तो जीरो पे क्या होगा? कंटिन्यूटी होगी। ओके, सिमिलरली सेम कहानी सब जगह। वन पे बोलना है, एक कहानी एक बार वन पे बता दें, ठीक है ना? फिर बाकी सारा नहीं बताएंगे, ठीक है? कितना पॉइंट बताएंगे? बहुत सारे पॉइंट है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट वन, यानी लिमिट, कलर चेंज कर देते हैं, देखिए ब्लू कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, और बताइए वन के लेफ्ट साइड से आप मूव करोगे वन की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो है, जीरो आएगा। अब जब फंक्शन ही जीरो है तो लिमिट क्या लेना? ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, वन के राइट साइड से मूव करेंगे वन की तरफ तो फंक्शन की वैल्यू एक्स माइनस वन, क्या लिखिए? एक्स माइनस वन। अब बताइए एक्स वन की तरफ मूव कर रहा है तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो पहले से आया हुआ है यहाँ भी, यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड। और वन पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? फिर वही बात है, अगर वन पे ही एक्स को रख देंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी, है ना? भले ही वन सेट में नहीं है तो क्या, लेकिन कोई भी एप्सिलॉन दावा करेगा कि मैं तुमसे सबसे नजदीक हूं तो उस एप्सिलॉन और वन के बीच में इनफाइनटली में नंबर यहाँ से दावा करने लगेंगे कि हम लोग नजदीक हैं, इसलिए कोई एप्सिलॉन आप ले नहीं पाएंगे, इसलिए वन पे ही आपको रखना पड़ेगा पॉइंट अपना, क्या? एक्स। एक्स की डिस्टेंस वन से क्या होगी? जीरो होगी, इसलिए वन पे फंक्शन की वैल्यू भी क्या है? जीरो है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब कंटिन्यूटी है वन पे भी। इसी तरह से हर पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यूअस होगा फंक्शन, ठीक है? आप मुझसे कह सकते हैं कि सर आपको इतना ज्ञान कहाँ से हो गया कि बाकी भी हो जाएंगे, क्या पता ना हो। दो चेक करने का मतलब गारंटी थोड़ी है कि बाकी हो जाएंगे, क्या पता एक धोखा दे दे आगे चल के, सही बात है। आइए उसका हम निपटारा करते हैं, ग्राफ बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है? ग्राफ से तो समझ में आएगा आपको ना, आइए इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? और ग्राफ बनाने के लिए हमको यही बनाना पड़ेगा, ये मिटा दें क्या हम, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, क्योंकि सामने फंक्शन लिखा हुआ है तो ग्राफ नहीं बना पाऊंगा मैं। बोलिए मिटा दें? यस यस। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मिटा देते हैं, आप खुद से भी निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, किसी को नहीं निकालने आएगा आप क्लास के बाद में पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना? अगले दिन, ऐसा नहीं है कि आज आप नहीं पूछ पाए तो कल नहीं पूछ सकते हैं। देखिए हमने कहा कि आपको थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है ना? चलिए हमको बनाना है फंक्शन, कलर क्या करें? ब्लू के बाद चलिए रेड कर देते हैं। देखिए मेरे को फंक्शन बनाना है, ठीक है? तो यही पैरेलल एकदम बनाते हैं, ठीक है ना? जीरो है ना यहाँ पे, तो यहीं पे जीरो लेते हैं, एकदम पैरेलल बनाते हैं इसके, ऐसा नीचे से जगह बचाते हैं, ठीक? ज्यादा पास हो गया क्या? देखिएगा ये मेरा एक्स है, जीरो के ठीक यहाँ पे जीरो है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये ऐसे रहे, खैर छोड़ी वो लाइन नहीं खींचा, ठीक है ना? ये जीरो है, ये वन है, सब नजर आ ही रहा है आपको, वन सामने सामने, ये फोर है, ये सेवन है, ये 11 है, आप साथ साथ ग्राफ बना भी लीजिए, 14 है, 17 है, बस, ठीक है? ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में फंक्शन क्या है? माइनस एक्स। माइनस एक्स ग्राफ कैसा होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 135 डिग्री का एंगल बनाता हुआ। बोलिए, माइनस एक्स का नाम थोड़ा सुना है, फंक्शन है ना? फिर देखिए जीरो से वन के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? अच्छा रेड नहीं बनाना, रेड कलर नहीं, कर देते हैं इसको ग्रीन कर देते हैं। देखिए ये मैंने बनाया 135 डिग्री एंगल, फिर जीरो से वन के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है? जीरो, यानी इसी पे ओवरलैप कर जाएगा फंक्शन। फिर उसके बाद वन से फोर तक, वन से फोर तक वैल्यू क्या है इसका? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन समझते हैं, एम एक्स प्लस सी, एम बराबर वन, मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ ऐसे बना, ठीक है?
और -1 का समझते हैं, 1 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगा नीचे। हाँ, तो जब आप डॉट करके नीचे मिलाओगे ना, तो यहाँ पे 1 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगा नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे। तो हमको मिलाना तो है नहीं, ठीक है ना? समझ रहे मेरी बात ना? तो इसको बोलते हैं, ये 0 है, ये x-1। स्ट्रेट लाइन का कभी आपने फिगर जरूर बनाया होगा, मुझे लगता है ऐसे। फिर देखिए 4 से 7 के बीच में फंक्शन क्या है, 7 - x। 7 - x का मतलब -x, मतलब n की वैल्यू क्या है, -1। 7 - x कैसे लिख सकते हैं आप, -x + 7, मतलब mx + c, ठीक है ना? आपका 10th लेवल चल रहा है, mx + c, यानी -1, m बराबर tan थीटा -1, 135 डिग्री एंगल। ये देखिए ऐसे बन गया, एग्री? जिसको बोलते हैं -x + 7। ये जब आगे बढ़ेगा ना, तो 0 के साथ ये 7 यूनिट का ये इंटरसेप्ट कट करेगा यहाँ पे, ये 7 यूनिट, ठीक है? हालांकि उसकी हमें जरूरत नहीं। आइए आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं कि 7 से 11 तक वैल्यू है 0 फंक्शन की, ओके। फिर 11 से 14 तक है x - 11। ये देखिए x - 11, ठीक है? इसको बोलेंगे x - 11। ये 45 डिग्री का एंगल है, m बराबर 1 tan थीटा। और जब नीचे जाएगा तो ये 0 के ठीक नीचे 11 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करेगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर देखिए 17 - x, 17 - x, ये स्ट्रेट लाइन है भाई, लहराना नहीं चाहिए, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? 17 - x, या कह लीजिए -x + 17, तभी मैंने 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए बनाया, ओके। फिर 17 के आगे क्या है, x - 17। x - 17 का मतलब होता है 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ x - 17। बोलिए ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया? आप मुझसे अभी भी यहाँ पे एक आर्गुमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना? छोड़िए मत। क्या कि आपको ये कैसे पता, चलिए ग्राफ तो आपने बना दिया, आपको ये कैसे पता कि ये दोनों मैच कर ही रहे हैं? क्या पता डिस्कनेक्ट हो यहाँ पे, इन पॉइंट्स पे डिस्कनेक्ट हो? हाँ सही बात हो सकता है। बोलिए क्या पता इस पॉइंट पे डिस्कनेक्ट। और वही तो डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी का सवाल है। और आप तो आंख बंद करके आपने उसको मिला दिया दोनों पॉइंट को। हाँ ठीक है, ग्राफ तो बन गया, चलो इंटरवल में तो ग्राफ पता चला, लेकिन उन पॉइंट्स पे मिलेगा ये कैसे आप कह रहे हो, ये आप कैसे कह रहे हो, ठीक है ना? ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलिए क्या जवाब है इसका? इसका जवाब ये, जैसे मान लीजिए 4 पे पूछना है, तो 4 पे वैल्यू रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले से फंक्शन में, इसमें वैल्यू रखेंगे, क्या आ रहा है 4 - 1 3, इसमें राइट हैंड साइड वाले से रखिए, 7 - 4 क्या होता है 3। जब दोनों तरफ से सेम वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट से राइट हैंड लिमिट से, और वही फंक्शनल वैल्यू भी आ रही है, तो मैच कंटिन्यूस नहीं हो जाएगा? इसको बनाने की क्या जरूरत है, मतलब सोचने की क्या जरूरत है, ठीक है ना? फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू, आप सोचेंगे ना पता नहीं यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो कि नहीं, हाँ x इक्वल टू 7 रखिए ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले में 7 - 7 क्या होता है 0, इधर भी है 0, राइट हैंड साइड में भी 0, यानी कनेक्ट रहेगा, हर जगह कनेक्ट रहेगा। फिर इधर देखिए, यहाँ 11 पे आप सोच रहे होंगे, 11 के लेफ्ट हैंड साइड में है 0, और राइट हैंड साइड में क्या, x - 11, x बराबर 11 रखेंगे, 11 - 11 क्या होता है 0। हाँ तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब बराबर, फंक्शनल वैल्यू बराबर 11 है ना, ठीक है? 11 में फंक्शनल वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए वो बराबर है। तो ये समझ गए कि नहीं मेरी बात? 14 पे आप रखेंगे यहाँ पे, अब x बराबर 14 इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 14 - 11 क्या होता है 3, और यहाँ पे 17 - 14 क्या होता है 3। हाँ तो ठीक है, इसलिए टच कर भी करा के, इसलिए सब जगह टच कर जाएगा, ठीक है ना? वो सब कंटिन्यूअस है इसलिए। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? कंटिन्यूअस भी आप बता पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से मिला दे रहा हूँ उसको, ठीक है ना? इस वजह से मैं उसको मिला रहा हूँ, ओके। यहाँ देखिए 0 अरे पे, एक बार रिपीट कीजिएगा ना। मैं ये कह रहा था कि ये ग्राफ इन इंटरवल के बीच में, तो चलिए जो आपने बोला था उसका ग्राफ मैंने 10th के लेवल के ज्ञान से स्ट्रेट लाइन का कर्व बनाना मान लीजिए हमको आता है तो हमने बना दिया, लेकिन जो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ग्राफ दोनों ये टच करेंगे, कंटिन्यूटी रहेगी, इस बात की गारंटी क्या है? क्योंकि उसी से तो पता चलेगा ना कि कंटिन्यूअस कितने पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशियबिलिटी भी ड्रॉप हो जाएगी, वो तो चेक करना पड़ेगा ना। तो वही चेक करने के लिए मैं बोला था कि या तो आप LHL RHL करके चिल्लाते रहिए, ठीक है ना, या ग्राफ से बता दीजिए। ग्राफ से भी तो आप LHL RHL बोल सकते हैं बिना लिखे। वही कह रहा था मैं कि 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच करोगे तो -x है वैल्यू, तो उसमें 0 रखेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 रखेंगे तो 0 आएगा, -0 क्या होता है 0। और राइट हैंड साइड से 0 ही फंक्शन है, तब फंक्शन ही जब 0 है तो उसमें राइट हैंड लिमिट भी 0 ही आ जाएगी, है ना? और 0 पे वैल्यू भी फंक्शन की 0 है, ये किसने बताया? अभी वो बता रहे थे ना एप्सिलॉन वाली बात,
कि जब x यहाँ पे आएगा तो 0 पे ही ओवरलैप कर जाएगा, तो डिस्टेंस यस 0 ही रहेगी, है ना। तो इसलिए बोल रहा है। फिर अब 1 पे देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से 0, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट रखना है 1 पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखिए, 1 की राइट हैंड साइड से लिमिट निकाला तो x टेंड्स टू 1 प्लस 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो इधर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है। अच्छा, 1 पे फंक्शनल वैल्यू भी 0 है, क्यों, क्योंकि 1 x जब 1 पे आएगा तो सबसे नजदीक 1 ही वो पॉइंट है जो सेट का पॉइंट भले ही नहीं है, तो क्या डिस्टेंस 1 से x की 0 होगी। तो कोई एप्सिलॉन ले लेंगे तो उसके बीच में फिर चिल्लाना शुरू करेंगे मेरे इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स हैं जो यहाँ पे है, यहाँ पे, तो तुम कैसे इसको सबसे नियरेस्ट मान रहे हो, है ना। इसलिए हम कहेंगे भाई तब तुम 1 पे ही ले लो x को, ओके, जो सबसे नियरेस्ट होगा सेट का, सेट से। तो इसलिए वो बात हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे वैल्यू 0 है फंक्शन, तो नी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सब 0 हो गई तो क्या होगा, कंटिन्यूअस। यही बात बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल दिए एक और यस सर आखिरी, हमने कहा 4 पे, 4 के लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट निकालोगे तो x बराबर 4 रखिए, 4 माइनस 1 क्या होता है 3, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ गई, 3 आ गई। राइट हैंड साइड से निकालेंगे x 4 पर, तो 4 रखिए x बराबर, यहाँ पे 4 माइनस 4 प्लस 7 क्या होता है 3, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 पे क्या आ रहा है 3, राइट हैंड लिमिट भी 3 आ रहा है, और फंक्शनल वैल्यू भी 3 है, ये 3 हाइट है, ये 100%, ठीक है ना, यस सर हाइट 3 है, ठीक है सर ठीक है। हाँ, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू भी क्या आ रही है, 3 आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो इसी तरह से सारा बोलते जा रहा है और कुछ नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो ये यानी कि आप कंटिन्यूटी बोल दिए, ठीक है। अब डिफरेंशियबिलिटी में क्या बात करें, कंटिन्यूटी सब जगह, यानी वहां से तो डिफरेंशियबिलिटी ड्रॉप नहीं होगी, लेकिन ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, इन पर आप देख रहे हैं शार्प एजेस, क्या आपको इन एक्सट्रीम पॉइंट पे शार्प एजेस नजर आ रहा है, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट 3, एक 4, एक 5, एक 6 और एक 7, बोलिए शार्प एजेस नजर आ रहे हैं आपको 7 पॉइंट पे। वो पॉइंट कौन कौन है, 0, 1, 4, 7, 11, 14, 14 पे देखिए यहाँ पे शार्प एज है, 17 यहाँ पे शार्प एज है, बोलिए नजर आ रहा है कि नहीं आप लोग। तो 7 ऐसे पॉइंट है जहाँ शार्प एज है, शार्प एज जहाँ होता है वहां क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी ड्रॉप हो जाती है, यानी डिफरेंशियबिलिटी नहीं रहती। और बाकी जगह तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से डिफरेंशियबिलिटी पूछेंगे, है ना, शानदार डिफरेंशियबल फंक्शन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल तो हमेशा डिफरेंशियबल होता है, तो बाकी सब जगह तो डिफरेंशियबल है। खाली प्रॉब्लम कहाँ है, कॉर्नर पॉइंट पे, कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं वो शार्प एजेस की वजह से वहां पे यूनिक स्लोप नहीं मिल सकता, इसलिए डिफरेंशियबिलिटी ड्रॉप हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी सब जगह है, डिफरेंशियबिलिटी 7 पॉइंट पे ड्रॉप हो रही है, नहीं है डिफरेंशियबिलिटी 7, बाकी सब जगह डिफरेंशियबल है, यानी पहला ऑप्शन गलत, कंटिन्यूसी इन आर यस, डिफरेंशियबल नॉट डिफरेंशियबल एट 7 पॉइंट इन आर यस, और डिफरेंशियबल इन एवरीवेयर नहीं, सब जगह डिफरेंशियबल नहीं है, 7 जगह डिफरेंशियबिलिटी ड्रॉप हो रही है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फंक्शन का, समझ आया आप लोगों को। तो ये तो था प्रोसेस, यस अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रोसेस मान लीजिए कभी भूल भी जाए तो इसका शॉर्टकट क्या है वो सुनिए। डिस्टेंस फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो इंटरवल कुछ भी बना के दे, भाई इंटरवल क्या बना सकता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सिंगलटन सेट, यही सब बना सकता है ना, और क्या बना सकता है इंटरवल। तो वो तो तमाशा दिखाई दिया हमने आपको क्या, कि कंटिन्यूटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब कभी भी डिस्टेंस फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछे कि क्या वो फंक्शन, चाहे वो सेट कुछ भी दे दे, कुछ भी, ठीक है ना, आप कहेंगे इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज इन होल आर, ऑलवेज, ठीक है ना। और पूछे कि डिफरेंशियबिलिटी होगी पूरे आर में, तो कहिएगा नहीं, कुछ पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी ड्रॉप हो जाएगी, कितने पॉइंट्स पे होगी वो मैं बताता हूं आपको। जितने ये एक्सट्रीम पॉइंट हैं उन पर, एक 0 पे, एक 1 पे, फिर 1 और 17 के बीच में एक पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या आएगा, वो 1 प्लस 7, 1 प्लस 7, 0 प्लस और 7, यहाँ 7 है ना, 17 तो बाद में आएगा, ये है 7, तो 0 और 7 के बीचों बीच वाले पॉइंट पे भी डिफरेंशियबिलिटी ड्रॉप है। वो पॉइंट कौन है वो छोड़िए, क्या होगा 1 प्लस 7/2, लेकिन छोड़िए उस बात को, लेकिन एक पॉइंट यूनियन को बोलिए, को बीच का पॉइंट है एक, ये 7 पॉइंट पर यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी ड्रॉप हो जाएगी, एक 11, एक यहाँ यूनियन को टिक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बीचों बीच 11 प्लस 17/2 वाला पॉइंट, ठीक है ना, उसपे भी डिफरेंशियबिलिटी ड्रॉप होती है, क्यों, क्योंकि 11 प्लस 17/2 14 आता है, उस पर एक शार्प एज मिल जाएगा, यहाँ देखिए मिल रहा है, दिख रहा है आपको, मैं मेरा मार्कर कहाँ चल रहा है, ठीक है ना, वहां पे,
तो इसका मतलब यूनियन को भी जोड़ लीजिए, यूनियन की जगह पे क्या होगा, मिड पॉइंट और एक 17, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया ना डिस्टेंस फंक्शन का, तो ऐसे धुआं में उड़ा दीजिएगा। ये कहानी तो केवल आपको दूसरे को पढ़ाने के लिए है, ठीक है ना, किसी को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए आप बोलेंगे डिस्टेंस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस इन होल आर, डिफरेंशियबिलिटी जितना तुमने दे रखा है सेट में पॉइंट, उनके एक्सट्रीम पॉइंट और यूनियन अगर लगाया है तो उनका बीच का एक पॉइंट भी ऐड होता है, यानी यूनियन को भी एक पॉइंट की तरह मैं गिन लूंगा। बस गेम ओवर, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा ये इंटरवल देखिए 0,1 ए बराबर 0,1 यूनियन 3,7, ठीक है ना, यूनियन 9,11, ठीक है ना, ओके, यूनियन 11,13, ठीक। तो मैंने पूछा बताइए इसमें कितने पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी ड्रॉप हो, कंटिन्यूस तो हर जगह होगा, कितने पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी ड्रॉप होगी बताइए, 11 पॉइंट, कितने पॉइंट पे, 11 पॉइंट। ठीक है 11। और कोई आंसर करना चाहता है, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, कौन सा वो पॉइंट होगा 1+3/2, चौथा पॉइंट ये, पांचवा पॉइंट ये, ठीक है प्रिया। देखिए चौथा ये कितना 1 2 3 4 5, ये 6th पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट हुआ 7+9/2, 7th पॉइंट, 8th पॉइंट। तो 10 पॉइंट्स पे होगी। अब यहाँ देखिए मैंने गेम खेल दिया आपके साथ, हाँ 11 हाँ ठीक है ना, तो भाई ये सब गेम खेला जाएगा आपके साथ ना। देखिए एग्जाम मूर्ख बनाने का एक प्लेटफॉर्म होता है, और क्या होता है वो अपना चमकाना चाहते हैं कि हम आपसे ज्यादा समझदार हैं। अब आपको देखना है कि आप मूर्ख बनने गए हैं या उनकी समझदारी उनकी चालाकी को डिस्ट्रॉय करने गए हैं, बस यही यही एग्जाम होता है और क्या, ठीक है ना। आपके आपके और एग्जामिनर के बीच में यही चूहे बिल्ली की लड़ाई है, बस और कुछ नहीं। अब देखिए हमने क्या किया जानते हैं, यहाँ से 9 से 11 ओपन तक लिया और तुरंत फिर 11 से ही शुरू कर दिया, मतलब 9 से 11 के पहले तक के सारे पॉइंट थे, फिर 11 से 13 तक के सारे पॉइंट ले लिए। मतलब जानते हैं ये एक्चुअल में क्या लिखा है मालूम है, ओपन इंटरवल 9 to 13 क्लोज इंटरवल, इसको भूल गए। अब ये है, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट पे तो हुआ खाली। बोलिए प्रीति, कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो ना बताइए, सर। बाकी है ठीक है, कोई दिक्कत, बाकी लोग बोले फिर से हम बोले। देखिए अगर यहाँ पे मैं, चलिए 11 की जगह पे 12 कर देते हैं, ठीक है ना, तब आप लोगों का बात तो सही था, ठीक है ना, 12 कर देते हैं एक बार। तो देखिए एक कलर चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तब तो 11 आपका आंसर सही है। लेकिन हम यहाँ पे बदमाशी कर दिए आपके साथ, हमने कहा 11 की जगह 12 की जगह पे तुम 11 कर दो। तो देखिए 9 से 11 तक और 11 के ठीक पहले तक और 11 से 13 तक, ये तीन को मर्ज कर देंगे ना, ये एक्चुअल में मूर्ख बना रहा है आपको, एक्चुअल में ये 9 to 13 है। तो अब कितना होगा 1 2 3 4 5, यूनियन को 6, क्यों, यूनियन मिड पॉइंट होगा 7 और 9 का, 6, उसके बाद 7 और 8, टोटल 8 ही पॉइंट होंगे ना, इस पे डिफरेंशियबिलिटी ड्रॉप हो जाएगी। बोलिए सब लोग के लिए बात सही है, स्वाति यस सर। ठीक है ना, श्वेता ठीक है ना, यस ख्याति बोलिए और कोई दिक्कत होगा तो, प्रिया लक्ष्मी ठीक है ना, तो कहने का सर। मतलब हाँ बस यही सब देखना है, ठीक है, कि आपको सारा पॉइंट गिनना है, बस ये आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना, सिमिलरली, लेकिन ये मेथड भी आना चाहिए, आपको किसी को एक्सप्लेन करना होगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो सर आप 8 पॉइंट होगा या 9? प्रिया कह रही है 8 पॉइंट होगा कि 9 होगा, अरे आपके सामने गिन तो रहे हैं, देखिए 1.0, दूसरा पॉइंट 1, तीसरा पॉइंट जानते हैं 1+3 क्या होता है 4/2 यानी 2, चौथा पॉइंट 3, पांचवा पॉइंट 7, छठा पॉइंट होगा 9+7/2, यस सर। यस सर। ये 7th पॉइंट होगा 9 और 8th पॉइंट होगा यस सर। 13,
बस उसके बाद कहाँ, उसके बाद तो ग्राफ सीधा लाइन चला जाएगा ना। टोटल 8 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पॉइंट होंगे। तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना के ऑब्जेक्टिव के सेंस में कि अगर ए, इफ ए इज इक्वल टू, ये लिख लीजिए, ऊपर वाले को लिख लीजिए, इसी को, ए बराबर ये है, ठीक है, ए इक्वल टू ये है, लिख रहा है ना सब प्रॉपर, साफ करके क्या। लेकिन ऑब्जेक्टिव का सेंस समझे कि नहीं, क्वेश्चन करना नहीं एग्जाम में, ठीक है ना, आ गया तो ऐसे धुआं उड़ा देंगे आप, ठीक है, लेकिन एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी ताकि सारी कहानी आप जानते रहें। और इतनी कहानी जानिए, आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा सिलेबस सब कंप्लीट करिए सारा कुछ पढ़ के, उसके बाद फिर अपने आप को मौका दीजिए कहीं पे भी कि हम जो है अपना सब बताने के लिए तैयार है, हायर मैथमेटिक्स में कहीं अपने अपने स्टेट में अपनी अपनी जगह पे, ठीक है, खाली पढ़ के उसको जो है कॉपी बंद करके रखना थोड़ी है, आप उसका इस्तेमाल करिए प्रॉपर, ठीक है ना। इतना चीजें आपको बताई जाती है कि आपको कभी कमी नहीं रहेगी किसी चीज की, ये जान लीजिए, उतना बताएंगे उतने में ही खुश रहेगा, सामने वाले का पेट भरा रहेगा हमेशा, अरे बहुत बता दिया, पागल कर देगा ये तो पढ़ा पढ़ा के, ठीक है ना। इतना बताइए कि खुद हाथ जोड़ ले कि भैया हमको इससे ज्यादा मत बताओ, हम पागल हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये ना कोई कह दे कि यार तुमने क्या बताया, इससे ज्यादा तो हम ही जानते थे, ठीक, इसलिए सारा कुछ आपको पढ़ना है, अब फिर अपने आप को लॉन्च करिए, ठीक है, किसी के भरोसे मत रहिए। तो देखिए क्वेश्चन है ए इक्वल टू दिस, देन एफ एक्स इज इक्वल टू लिख लीजिए, एंड एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा ए is equal to infimum small a belongs to capital A, x minus a. Then fx is continuous in whole R, and not differentiable at 8 points. वो पॉइंट्स कौन कौन से वो भी बता सकते हैं आप, which are, अगर वो पॉइंट बताना किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है तो which are सुन लीजिए, वो भी बता देता हूँ मैं, 0 1 3 4 बता दो 2 3 7 9 7 16 बटा 8, फिर 9 और 11 तो मर्ज हो गया, उसको तो भूल जाइए, 13, 11 तो मर्ज हो गया ना यहाँ पे, 13, ओके, बस हो गया ना, 3 3 6 2 8, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बनाना हो तो अगले में 12 लिख लीजिएगा और तब 11 आंसर कर दीजिएगा, मर्जी आपकी, ठीक है ना। लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना, ये कहने का मतलब है। अब एक बार होगी बात खत्म, अब आगे के लिए हमेशा डिस्टेंस फंक्शन क्वेश्चन आया, आंसर दिया, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ओके, अब आंसर आपको करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। इफ कैपिटल A is equal to 1/3, 2/3 and capital I is equal to close interval 0 to 1। अब जायज बात एग्जैक्टली वही तो नहीं पूछूंगा, है ना, एंड हमारे पास बहुत कुछ पढ़ाने के लिए है, ये चीज तो बार बार पूछेंगे नहीं आपसे। 0 to 1 to R is given by fx is equal to, अब 5x लिखे fx लिखे, मर्जी है लिखने वाले की, नहीं कि सर 5x लिखा नहीं था तो हम समझ नहीं पाए डिस्टेंस फंक्शन, अरे लिख रहा है डिस्टेंस फंक्शन, अब क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा i, x कॉमा i, माइंड इट, x और i यानी सेट गिवन ए आई है, ए नहीं है, आई है सेट, जिससे हमको डिस्टेंस निकालना है, ध्यान दीजिए इस बात को। देन यहाँ पे 2 सेट दे दिया है परेशान करने के लिए आपको, देन और इससे ज्यादा क्या परेशान कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो जान चुके होते हैं ना कि ये सब बच्चे गिन के बता देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको ही पता होता है कि आप क्या क्या जानते हैं, ठीक है ना।
वो भी टीचर है ना पढ़ाने वाला पेपर, वो जानता है कि टीचर इसको क्या पढ़ाया होगा, तो ऐसे बता देगा। तब उसके लिए इस तरह का जो है वो गेम खेल रहा है, वो फंसाने के लिए कि तुम इतनी आसानी से गिन के बता नहीं पाओगे, थोड़ा समय तुमको देना पड़ेगा, वो समय ही तो उसको लेना है आपका, ताकि आप इतनी जल्दी आंसर न कर पाए बस। अब फिर भी कर गए तो भाई आप डिजर्व करते हैं, जाइए। देन पहला ऑप्शन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल 0 to 1. सेकेंड ऑप्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1. अब खाली 0 to 1 में पूछ रहा है, ठीक है ना। नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at 1/3 and 2/3. फोर्थ ऑप्शन है, एफ एक्स is not differentiable at 1/2. fx is not differentiable at 1/2. Okay. बताइए क्या क्या आंसर होगा, पहले आप ट्राई करिए फिर हम आंसर करेंगे। ठीक है श्वेता और प्रीति, ओके। ठीक है प्रिया, मैं जो कह रहा वो कर दीजिए, बस इतनी बात का ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस फंक्शन जो है वो एक्स और आई के बीच में है, एक्स और ए के बीच में नहीं, एक्स और आई के बीच में। और आई क्या है, पूरा इंटरवल 0 से ए 1 तक लेना है, उसमें से ए को हटा देना है। अब ए क्या है, ये है, तो उसको हटा के आई बना लीजिए, और आई बना लीजिए और उसके बाद जो आपको सिखाया गया है वो कर लीजिए बस। और क्या, और क्या कर सकता है आपके साथ, केमिस्ट्री थोड़ी पूछेगा, यही सब करेगा और क्या। यहाँ से ये इंटरवल निकाल लिया, वहां से वो इंटरवल जोड़ दिया, बस यूनियन ले लिया, इंटरसेक्शन यूनियन ले लिया, चाहे एक्स निकाल के दे दिया, कुछ हटा के बस। और कोई आंसर करना चाहता है? ख्याति बताइए क्या होगा आंसर। देखिए आइए, आई सबसे पहले तो हम लोग आई की बात कर लेते हैं ना, कि आई क्या होगा हमारा। चलिए यही बना ही देते हैं, लाइन पे है ना, थोड़ा जगह भी नहीं है मेरे पास आई लिखने का, आई लिख देंगे तो फिर फिगर कहाँ बनाए। हमने कहा लो, ये रहा आपका एक्स और ये रहा मेरा एफ एक्स, ठीक है। आई बनाना है ना, 0 to 1, ये है मेरा 0, ये है मेरा 1, ओके। कह रहा है 0 से 1 पूरा मत लीजिए, उसमें से ए को हटा दीजिए, हटा दीजिए। अच्छा ए क्या है, 1/3 से 2/3, 1/3 कहीं यहाँ होगा, 2/3, 1/3 है, और 2/3 कहीं आगे होगा, यह 2/3। कह रहा है उसको हटा दीजिए। अच्छा, हटा दीजिए का मतलब होता है इसको मैं गायब कर दूं, है ना, यानी ऐसे हट गया है। तो चलिए या तो ऐसे कर दे, या इसका और तरीका दूसरा है कि आप सेट को रेड कर देते हैं, ठीक है ना, सेट को रेड कर देते हैं। सेट मेरा जानते हैं क्या होगा, 0 से 1/3, ठीक, जहां 0 इंक्लूड रहेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड से कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्टेंस फंक्शन पर, जान लीजिए।
आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए दो घर है, ठीक है, दो घर है मान लीजिए, इनमें बाउंड्री कॉमन है। वो एक वाले ने बाउंड्री बनाई, दूसरे वाले ने कहा कि जब बाउंड्री बनवाई रखी है तो मैं क्या बनवाऊं, ठीक है ना, उसने नहीं बनवाई। तो इन दोनों के घर के बीच की दूरी क्या है? अगर मैं इधर से पूछूं इनके और इनके बीच की दूरी क्या, आप कहेंगे 0। इनसे पूछूं तभी क्या कहेंगे 0। ये थोड़ी कि इसके पास बाउंड्री नहीं है तो इससे दूरी कुछ और होगी, इसके पास बाउंड्री है तो दूरी, बाउंड्री से क्या, जब जब एकदम क्लोज हो गए एक दूसरे से तो फिर क्या है ना, बाउंड्री रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो वही कह रहा हूं, आपका वो लास्ट पॉइंट जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो सेट में रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्टेंस को, ठीक है ना। डिस्टेंस को एक पॉइंट से बदलता है, इंटरवल से बदलता है ना डिस्टेंस। तो देखिए, तो हमने कह दिया कि 0 से 1/3 तक, लेकिन 1/3 को हटा देना है, देखिए क्लोज लगा है, इसलिए 1/3 में बबल लगा दे रहा हूं, ठीक है, बबल मतलब एब्सेंट। 1/, ये तो है नहीं सेट। 2/3 को हटाना है तो इस पर बबल लगा दिया और 1 को इंक्लूड कर लिया। ये तो हम सिर्फ बता रहे हैं आपको कि आई क्या होगा, हालांकि उस बबल का कोई रोल नहीं है। आई यहाँ लिख देते हैं, आई होगा मेरा क्लोज इंटरवल 0 से 1/3 ओपन यूनियन 2/3 टू 1। बोलिए ये बात ठीक है कि नहीं? आई मेरा ये है, ठीक। अब ये मेरा आई है और अगर आंसर करना है तो पहले आंसर कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम बाकी एफएक्स वगैरह भी बता देंगे बाद में। कह रहे हैं कि आपको पता है डिस्टेंस फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है, तो जो भी आपको इंटरवल ले रहे हो उसमें पूरा कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, एक्चुअली पूरे आर में होता है कंटीन्यूअस फंक्शन हो, ठीक है ना। तो एफ एक्स इज कंटीन्यूअस इन 0 to 1, यस, यानी दूसरा ऑप्शन तो सही है। एग्री, इस बात से आप एग्री हैं? कंटीन्यूअस तो हमेशा होता है ना, अभी हम ग्राफ बना के भी दिखा देंगे। फिर डिफरेंशिबिलिटी की बात है, तो कहते हैं कि सब जगह डिफरेंशियल खाली एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं होगा, यानी 0 पे नहीं होगा, 1/3 पे नहीं होगा। 1/3 प्लस 2/3 क्या होता है? 1/2, यानी 1/2 बीच में आएगा, उस पे नहीं होगा। ये 1/2 आएगा बीच में, उस पे नहीं होगा। 2/3 पे नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा। तो कितने पॉइंट्स पे नहीं होगा? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट पे डिफरेंशिबिलिटी नहीं होगी। तो वो ये नहीं पूछ रहा है कि 5 पॉइंट पे डिफरेंशिबिलिटी नहीं होगी, वो कह रहा है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल इन 0 to 1। नहीं, पूरे में कहाँ डिफरेंशिएबल है प्रिया, पूरे में कहाँ डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो इसलिए पूरे में डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। क्यों? अभी हम ग्राफ में भी दिखा देंगे, शार्प एज आपको। फिर देखिए कह रहे नॉट डिफरेंशिएबल एट 1/3। 1/3 क्या एक्सट्रीम पॉइंट में आ रहा है? हाँ, डिफरेंशिएबल नहीं है, सही बात कह रहा है। 2/3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1/3 एंड 2/3, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप मुझसे ये कह सकते हैं कि सर लेकिन बाकी पे तो हाँ, तो बाकी पे तो इतने पे तो नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है तो 10 रुपए है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अगर 5 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 6 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं, कितने, 1 2 3 4 5, तो मैंने कह दिया इन 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, तो क्या गलत मान देंगे? अरे पांचों पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो इन 2 पॉइंट पे भी तो नहीं है। तो इसलिए हमने कह दिया एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस एंड दिस, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। हालांकि कुछ पॉइंट उन्होंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, देने वाले की मर्जी, ठीक है ना। आप मुझसे यहाँ पे ये मत किया कि जो है सर यहाँ पे आप बाकी को डिनाई कर रहे हो, इसका मतलब आप बाकी बोल रहे हो कि डिफरेंशिएबल है। नहीं, पॉइंट के कलेक्शन में अगर मैंने कह दिया 10 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो 5 पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, वो एक पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है तो एक पॉइंट पूछने वाला पूछ ले, उसकी मर्जी। 5 पॉइंट पे कोई पूछ दे, उसकी मर्जी। तो अगर बताइए 10 पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल नहीं है कोई फंक्शन, तो मैंने कह दिया बताओ 5 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, उन्हीं 10 में से किसी 5 पॉइंट पे, हाँ तो उसमें भी नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें कोई गलत काटने वाली बात नहीं है ऑप्शन को, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं ना कि कंप्लीट आंसर होना चाहिए, अगर उसमें एक भी ड्रॉप हो गया तो आप अगर उसको आंसर कर रहे हैं इसका मतलब कह रहे हैं बाकी को आप यस कर रहे हैं, वो वाला अप्रोच यहाँ नहीं लगता है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अगर 5 पॉइंट पे डिफरेंशिबिलिटी नहीं है तो मैंने पूछा कि इन दोनों पॉइंट पे डिफरेंशिबिलिटी नहीं है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल इस पॉइंट पे नहीं है डिफरेंशिबिलिटी, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो इसलिए ये सही होगा। फिर देखिए एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1/2, हाँ बिल्कुल 1/2 है ना ये बीच वाला पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसमें डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। तो इसका मतलब दूसरा तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा। बताइए बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है ना, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपने पहले कर दिया कि नहीं सेकंड थर्ड फोर्थ आंसर, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन तो सॉल्व करवा ही दे रहे हैं, एफ एक्स बताना है बताया था, ठीक है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फटाफट देखिए यहाँ पे अंत क्या लिखेंगे आप, 0 - x, है ना।
या यहाँ पे इधर तो हमें लिखना ही नहीं, हमें तो इंटरवल खाली 0 to 1 दिया था, उसके पहले क्यों लिखा है ना, खाली इतने में लिखते हैं, ये होगा 0, भाई सेट में अवेलेबल है, सेट पे ही पॉइंट मेरा एक्स रहेगा, तो क्या होगा 0 डिस्टेंस फंक्शन। फिर 1/3 से 2/3 के बीच में यहाँ होगा 1/2, 1/2 के पहले एक्स कहीं होगा, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस सबसे नियरेस्ट 1/3 के साथ, तो x माइनस 1/3, x माइनस 1/3, फिर 1/2 और 2/3 के बीच में कहीं x रहेगा, x रहेगा x, तो नजदीक कौन होगा 2/3, तो 2/3 माइनस x होगा, क्योंकि 2/3 राइट में है, 2/3 माइनस x होगा, ठीक। फिर उसका देखिए 2/3 से 1 तो सेट में ही है, उस पर x रहेगा तो 0 हो जाएगा डिस्टेंस उसके साथ, बस इतना ही तो बताना था। फिगर बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो 0 से 1/3 के बीच में कर्व ऐसा होगा, ठीक है। और अगर ये एक्स एक्सिस आप मान रहे हो, अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है और यहाँ पे आपने 0 ले लिया है, तो 0 से 1/3 तक आपका ग्राफ होगा, ब्लू कलर से बना देते हैं और डार्क कर देते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 1/3 से 1/2 तक x माइनस 1/3 ऐसा होगा, 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ। फिर क्या है ये 2/3 माइनस एक्स, ये है देखिए 2/3 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का मतलब होता है 135, तो कहाँ तक 2/3 तक, ये है मेरा 2/3, तो ऐसे बन जाएगा, और फिर 0, फिर ये 0, कहाँ तक 1 तक, ठीक है ना, ये मेरा ग्राफ होगा। देख लीजिए यहाँ कॉर्नर पॉइंट मिला 1, यहाँ कॉर्नर पॉइंट मिला 2, यहाँ कॉर्नर पॉइंट मिला 3, यहाँ कॉर्नर पॉइंट मिला 4, ठीक है ना, और एक ये है मेरा 5। क्यों ये भी कॉर्नर पॉइंट को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमारा फंक्शन है ही नहीं, तो शार्प एज नहीं हो जाएगा, हमारा फंक्शन यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, तो शार्प एज है ना ये, इस पर तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, बोलिए सारे टेंजेंट है कि नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई फंक्शन ही मेरा यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, शार्प एज बन गया ना, कर्व भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसको भी गिनते हैं शार्प एज में। तो इसलिए टोटल 1 2 3 4 5 पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी ड्रॉप हो रही है, 5 शार्प एज है, एक ये है, 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो कंप्लीट सोल्यूशन भी बता दिया और बिना सॉल्व किए कैसे आंसर करना है वो भी बता दिया, ओके। तो ये था डिस्टेंस फंक्शन की कहानी, है ना। आपको कुछ भी पूछा जाए डिस्टेंस फंक्शन में, आप इस तरह से डायरेक्ट बता सकते हैं, ओके। चलिए आइए अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अब क्या कर रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है। 10 मिनट और सब्र करिए, क्वेश्चन लिखिएगा, fx इज इक्वल टू इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x, ठीक। देन फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, देन फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x को फ्लोर फंक्शन ऑफ x भी कहते हैं, ठीक है। हमको बताना है कि इसमें किन किन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओके। पहला सवाल तो ये आता है, ध्यान से सुनिएगा, पहला सवाल तो ये आता है कि इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है ना, या फ्लोर फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि हम लोग बोलते हैं कि अगर 7 है, 7 का इंटीग्रल फंक्शन मतलब 7 का इंटीजर पार्ट 7 ही होगा, क्या 7.1 का इंटीग्रल फंक्शन यानी 7.1 का इंटीजर पार्ट, इंटीग्रल मतलब इंटीजर पार्ट क्या होगा 7 होगा। 7.9 में इंटीजर फंक्शन क्या है, या इक्वली इंटीग्रल वैल्यू क्या है 7 है। आप समझ रहे मेरी बात, इसी को फ्लोर फंक्शन में लिखा जाए तब भी वही आएगी, यानी अगर डेसिमल नंबर है तो जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा सबसे नजदीक वाला छोटा इंटीजर, उसको बोलते हैं इंटीग्रल फंक्शन या फ्लोर फंक्शन। अगर वो इंटीजर ही है तो वही हो जाएगा, ओके। यही होता है इंटीग्रल फंक्शन। मैंने पूछा -7.9 का इंटीग्रल फंक्शन या फ्लोर फंक्शन,
क्या होगा? बताइए क्या होगा? 6. -7, हाँ -7.9। ध्यान सुनिएगा, -7.9 से जस्ट छोटा इंटीजर। आइए बनाते हैं -7.9 कहाँ होता है। ये होता है -7, ये है -6, समझिएगा, -6 ये है, ये -7, ये है -8। तो -7.9 जानते हैं कहाँ होगा? कहीं यहाँ होगा। -7.9 यही होगा ना, -7.9। बोलिए, जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? -8। -8 जस्ट छोटा इंटीजर है, ठीक है, जस्ट छोटा इंटीजर। ये होता है क्या? इंटीग्रल फंक्शन। ओके, समझ आई बात? -7.9 से जस्ट छोटा यानी जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन है? -8 है, और क्या? तो ये हो जाएगा -8। तो समझ गए इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है? ओके, इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है ये आप समझ गए। ओके, अब देखिए वो कह रहे हैं कि बता दो कहाँ कहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एक काम करिए, इंटीग्रल फंक्शन का ग्राफ बना दीजिए, गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंटीग्रल फंक्शन का ग्राफ बना दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। इंटीग्रल फंक्शन ग्राफ मैंने वैसे बनवाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि एक बार सुनने में शायद बात याद ना हो आपको। ये कहें या ये कहें, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नाम है लेकिन सेंस एक ही है। इसको बोलते हैं इंटीग्रल फंक्शन या इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लोर मतलब फर्श, फ्लोर। ओके, तो देखिएगा, 0, ये है मेरा 1, ये है मेरा 2, ये 3, ये 4, बस करें है ना, -1, -2 वगैरह वगैरह। ओके, इतना ही नहीं है, बाकी भी है लेकिन बना नहीं रहे। ओके, देखिए 0 से 1 के बीच में जब कहीं x होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? जस्ट छोटा, जस्ट 0 to 1 में क्या होता है? जैसे 0.5, 0.9, 0.7, तो जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। यानी 0 से 1 के बीच में कहीं x होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 0। क्या आप एग्री हैं इस बात से? लेकिन 0 पे क्या होगा? 0 पे भी 0 होगा। 0 का इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा? 0। आप पूछेंगे 0 में कि जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, तो वो कहेगा अरे मैं खुद ही इंटीजर हूँ, मुझसे छोटा इंटीजर मुझसे नजदीक में, मुझसे छोटा इंटीजर खोजने जाओगे, मैं खुद ही इंटीजर हूँ, ठीक है ना? तो 0 पे 0 होगा। अच्छा, लेकिन क्या 1 का इंटीग्रल फंक्शन 0 होता है? नहीं, 1 का तो 1 होता है। यानी 1 पे बबल लगा रहा है, यहाँ पे बबल लगाई, ठीक है, फिगर समझ में आ रहा है? 0 पे डॉट लगा है, 1 पे बबल लगा है। बबल मतलब सर्कल, एक छोटा सा, ठीक है ना? सर्कल का मतलब जानते हैं क्या? ये पिट है, गड्ढा, यानी यहाँ पे वैकेंसी है, वैकेंट है, ठीक है ना? डॉट है मतलब वो है, क्या बोलते हैं, मतलब वैकेंट है। ओके, तो इसलिए मैंने कह दिया कि 1 पे, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पॉइंट। कहाँ पे है? 1 का इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा? 1, यानी 1 पे यहाँ 1 आएगा, 1 हाइट पे। ओके, फिर 1 से आगे कहीं x रहेगा, जैसे 1.2, तो इंटीग्रल फंक्शन क्या होगा? 1 होगा, जस्ट छोटा इंटीजर 1। यानी अब तो केवल 1 1 1 चलेगा, लेकिन 2 के पहले तक, 2 पे फिर क्या होगा? इंटीग्रल फंक्शन 2 का क्या होता है? 2 होता है। 2 कहीं यहाँ होगा ना, हाइट। तो आप शायद समझ गए होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना? ऐसे फंक्शन बनना शुरू हो जाएगा। 0 से -1, -1 से 0 के बीच में कहीं, जैसे -0.5 पे का जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? -1। यानी इनके बीच में कहीं x होगा तो वैल्यू आएगी -1। ओके, और 0 पे तो यहाँ 0 हो चुका है, यानी बबल लगेगा यहाँ। और -1 का इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है? -1 ही होता है, यानी -1 पे डॉट लगेगा। -1 से -2 के बीच में कहीं होगा, जैसे -1.5, तो जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? -2, यानी आएगा -2। ये है -1, -2। अब -1 पे तो -1 आ चुका है, नहीं बबल लगेगा यहाँ पे। और -2 का इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है? -2 होता है, यानी -2 पे डॉट लगेगा, ये है -2 के ठीक नीचे, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना? ये है इंटीग्रल फंक्शन का ग्राफ। मैं पहले भी बनवा चुका हूं, दोबारा भी बना दिया, ठीक है? अब देखिए, इन इंटरवल में 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइंस, यानी कांस्टेंट फंक्शंस।
ठीक है ना। तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं। इसका मतलब इन 0 से 1 ओपन इंटरवल में, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है 0, 1, 2, 3, 4, इन पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखिए उछल जा रहा है, जंप, इसको बोलते हैं जंप, है ना। और ये भी जानते हैं आप, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है ये, है ना। जंप डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन है। मोनोटोनिक फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बोल रहे हैं। डिसकंटिन्यू, जिन्होंने कंटिन्यूटी पढ़ा है मेरे से, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है ये, क्योंकि यहाँ पे जंप डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि ये मोनोटोनिक फंक्शन है। हर मोनोटोनिक फंक्शन के पास जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो फर्स्ट काइंड की होती है, यानी उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होते। ओके, सब पढ़ा है मैंने। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे ये पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4 सारे इंटीजर्स पे फंक्शन क्या हो रहा है? जंप कर रहा है, यानी डिसकंटिन्यूटी है। जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस ही नहीं है, वहां डिफरेंशिएबल कहां से हो जाएगा? ठीक है, कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन। इसका मतलब हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए हर इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है, क्योंकि बाकी जगह फंक्शन, बाकी इंटरवल में फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन, वो डिफरेंशिएबल होता है। तो लिख लीजिएगा कि हेंस fx is continuous in whole R except integers, and fx is differentiable in whole R except integers. कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबिलिटी सभी के किसमें है? पूरे R में से Z निकाल देने पे, इंटीजर्स को हटाना पड़ेगा, वहां पे डिसकंटिन्यूटी है, इसीलिए डिफरेंशियबिलिटी भी केवल वहां पे ड्रॉप हो रही है। बताइए, समझ में आई क्या ये बात? यस सर। चलिए बस इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि अब इसमें हालांकि बचा हुआ है कुछ, ये तो सिंपल बता दिया मैंने। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट एक दो बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक दो और चीजें चलेंगी इसमें डिफिकल्ट, फिर मतलब सही हो जाएगा। क्योंकि अब ये डेरिवेटिव का लास्ट पार्ट चलना शुरू हो रहा है, तो इसलिए आपको लेवल तो फेस करना ही है, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सैटरडे संडे ऑफ है आप लोगों का, ठीक है। जिनको जो पढ़ना होगा, कवर करना होगा, अपना रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, और श्वेता आप बिल्कुल घबराइएगा मत, थोड़ा सा रियल का ये पार्ट डिफिकल्ट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी पार्ट्स बहुत सारे आसान है, बाकी ये भी आपको आसान लगेगा। कितना लग रहा है वो आप जानते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीजें आपको नॉर्मल लगेगी। पहली बार में कोई भी चीज वियर्ड लगती है थोड़ा सा, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगी। आपको अभी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।